हो गया शुरू। आज जो है हम लोग एक ऐसे सेमिनार का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जो 12वां धोरण का एग्ज़ाम दिया हुआ लड़का है, अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज के साथ साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है तो उसका क्या प्लानिंग होगा, या अगर कोई मान लीजिए कि SY या TY में लड़का है तो उसका क्या प्लानिंग होगा। तो सबसे पहले जो आज आपको मैं बताऊंगा वो होगा सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तैयारी की शुरुआत जो है यहीं से होती है कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले। आज के ज़माने में ये जो इंटरनेट और ये कंप्यूटर आया है और साथ में जो है यूट्यूब आया है, तो इतना इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है कि आप जो आपकी उम्र का लड़का है वो टिक ही नहीं पाता है कि पहले पूरा सुने। यूट्यूब पर गए, 2 मिनट देखे, बाहर निकल गए, फिर कोई दूसरा साइट देखे, 2 मिनट देखे, बाहर निकल गए। उसको कंसेप्ट ही नहीं बन पा रहा है कि ये करना क्या है। तो आज कम से कम आप 1.5 घंटे सुनेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। आज सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है आज के युवा का कि उसके पास इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज कैसे करेगा उसको खुद ही नहीं मालूम है। ये पहला प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको UPSC और GPSC से रिलेटेड दोनों का इन्फॉर्मेशन देंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे लिए जाते हैं। अगर आप UPSC का तैयारी करते हुए GPSC देना चाहते हैं तो आपको क्या अपने में बदलाव लाना होगा। उसके बाद आपको ऑथेंटिक बुक लिस्ट बताएंगे, और हमारा बुक लिस्ट हमेशा मार्केट से अलग होता है। मार्केट में जो बताया जाता है उस किताब से लड़का कभी पास नहीं होता है, वो गाइड है। जो हाल आप 10th और 12th के एग्ज़ाम में देखते हैं कि अपेक्षित पढ़ने वाले को 98% नहीं आता है, जो ओरिजिनल किताब पढ़ता है उसको आता है। तो उसी तरह आप अगर ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है सफलता नहीं मिलेगा। वो पढ़ने में इजी लगेगा गाइड। और उसके बाद असली है कि जब हम सब कुछ जान गए तो हमारा प्लानिंग क्या होगा। हमेशा 2 लड़के का प्लानिंग कभी एक नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि सुबह इतिहास पढ़ना अच्छा लग रहा हो, किसी दूसरे को करंट अफेयर्स। हम लोग क्या करते हैं कि ये टॉपर हुआ है, ये जो चार्ट बना के दे दिया, आजकल तो उसके खाने तक के चार्ट को लोग जो है फॉलो करने लगे हैं कि वो आलू की रोटी सब्जी रोटी खाती थी टीना डाबी, हम भी खाते हैं। तो हमको 2 आदमी का कभी भी एक हो ही नहीं सकता है प्लानिंग। किसी को सुबह में गणित अच्छा लगेगा, किसी को शाम में बनाना अच्छा लगेगा। तो 2 पर्सन के बीच प्लानिंग में अगर वेरिएशन है तो आप ये सोचिए कि एक लड़का अगर 12th के बाद सोचता हो तो उसका प्लानिंग, और एक लड़का TY में आने के बाद सोचता हो, पास दोनों ही करेगा, लेकिन दोनों को प्लान अलग अलग बनाना होगा। एक आदमी अगर ये सोचता है कि हम अभी 3 साल पढ़ करके एग्ज़ाम देंगे क्योंकि हम 12th में हैं, तो उसके पढ़ने का तरीका अलग होगा। और एक आदमी यदि ये सोचेगा कि मेरा TY हो गया है, हमको घर से ज़्यादा 1 साल का मान लीजिए कि मिला हो कि हमको 1 साल पढ़ के देना है, तो उसको प्लान अलग बनाना पड़ेगा। तो कभी भी 2 लड़कों के बीच का प्लानिंग एक नहीं होता है। तो आपको अंत में ये प्लानिंग बताएंगे कि आप किस आधार पर तैयारी करेंगे, जिससे कि आप अगर TY में हैं तो क्या करना चाहिए, अब 12वें के बाद आपको अगर करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बैकग्राउंड आपको बता दिए। सबसे पहले जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए निकलते हैं तो हमको कितने प्रकार के गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है, पहले उसको समझिएगा। तो हमारे पास एक जो है जॉब देने का बड़ा जो स्रोत है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। और दूसरा हमारे पास है बड़ा, वो है गुजरात गवर्नमेंट। लेकिन संविधान के हिसाब से आप किसी भी राज्य के सरकारी नौकरी में फॉर्म भर सकते हैं और आप पास कर सकते हैं, और पास कर गए तो वहाँ नौकरी आपको मिलेगी।
मतलब आप अगर राजस्थान में भी डीवाईएसपी का फॉर्म निकला हो तो आपको फॉर्म भरने से आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत कहीं नहीं रोका जा सकता है। सिर्फ वो रोकने का एक तरीका यही होगा कि कह देगा कि एक पेपर तमिल लेंगे, आप अपने रुक जाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता है। तो अब राजस्थान में तो तमिल पूछेगा नहीं, तो आप कम से कम हिंदी भाषी राज्य में तो जाके एग्ज़ाम दे ही सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ही नहीं, आपको गुजरात के सराउंडिंग्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है कि आप डीवाईएसपी, एसडीएम ये सब बन सकते हैं। और एक तीसरा अपॉर्चुनिटी आता है बैंक के अंदर, जो गवर्नमेंट बैंक है। तो ये 3 बड़े सेक्टर हैं। उसके अलावा LIC का भी फॉर्म आएगा, रेलवे का भी आएगा, लेकिन वो समय समय पर आता है। अब आप जब ये अपना कैरियर बनाने निकले हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर 2 प्रकार के जॉब होते हैं। एक जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर के लिए भर्ती निकालता है, और दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्लास 3 और क्लास 4 ऑफिसर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो क्लास 1-2 जो है कुछ भी बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आंख बंद करके सोच के देखिए कि हमको डॉक्टर बनना है केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में, तो परीक्षा कौन लेगा? हमको सेना में लेफ्टिनेंट बनना है क्लास 2 ऑफिसर, तो हमको परीक्षा कौन लेगा? तो उसके लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के बाद कम से कम आप जो है 12वां में ही भले पढ़ रहे हो आप में से कई लोग, तो आप उस TY वाले से ज़्यादा जान गए कि कभी नहीं कहिएगा कि हम UPSC की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे जैसा जानकार आदमी पूछेगा कि उसमें कौन वाला परीक्षा की तैयारी करते हो। तो अगर कोई खाली UPSC कह रहा है तो इसका मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो IAS का तैयारी कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि CDS का एग्ज़ाम भी UPSC लेता है, NDA का एग्ज़ाम भी लेता है। ये एक बोर्ड हुआ, जैसे गुजरात सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ, वो सामान्य प्रवाह ले रहा है, विज्ञान प्रवाह ले रहा है, तो आप किस प्रवाह का एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको ये क्लियर करना है। और हम लोग क्या करते हैं, बिना जाने कहीं भी चर्चा करने लगते हैं। हमको भी मजबूरन ऐड में वही लिखना होता है कि UPSC की तैयारी करो। आज कोई आके खड़ा हो जाए जानकार आदमी और मेरे ऑफिस में कहे कि आपने ये लिखा था, हमको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है केंद्र में, हम हाथ खड़ा कर देंगे कि नहीं, वो नहीं कराते हैं। लेकिन क्या है कि चूंकि यही लोकप्रिय हो गया है तो लोग सोचता है कि ये एग्ज़ाम हमको देना है। क्लास 3-4 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बोर्ड है। तो किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार में क्लास 3-4 में जाना है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 1-2 में जाना है तो UPSC। अब UPSC के अंदर जिसको कहते हैं कि सत्ता पाने वाला बात, कि आपके पास पावर हो, ऐसे तो सारे पोस्ट में पावर है, लेकिन पब्लिक के बीच में आपका पावर दिखे, वो बनने के लिए जो परीक्षा देते हैं उसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। 24 और कभी 22 प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वहीवट अधिकारी। IAS बनना है, IPS बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, कहीं भी इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, कस्टम असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, रेलवे का जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, कहीं भी जाना है तो आपको परीक्षा एक ही देना है, सिविल सेवा परीक्षा। अभी चर्चा इसी का करेंगे, पहले आपको एक चार्ट बना के बता दें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितना है। तो अब आज के बाद फिर कभी नहीं कहिएगा कि हम IAS का तैयारी करते हैं, नहीं तो आपको यही पूछेंगे हम कि 100 के अंदर ही आना है, 100 के बाद आ गया रैंक तो मैंने नहीं नौकरी करना है। तो तैयारी इस परीक्षा का करना है और इसके पीछे पड़ जाना है कि इसका क्या सिलेबस है, इसको कौन से परीक्षा के लिए हम किताब पढ़ें तो हम पास करेंगे। तो आज के बाद मन में बिठा लेना है कि हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, हम उसके जो है उम्मीदवार हैं। SSC के अंदर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। कस्टम में इंस्पेक्टर बनना है, अगर असिस्टेंट कलेक्टर बनना है तो यहाँ आना है, इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है,
पोस्टल विभाग में इंस्पेक्टर बनना है, यानी केंद्र सरकार के ऑफिस में अगर आप पीएसआई लेवल के अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम लेती है एसएससी, उसका नाम है सीजीएल। अब उसी विभाग में अगर आप क्लर्क के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, इसके लिए 12वां पास ही होना मैक्सिमम, 18 साल उम्र होना चाहिए मिनिमम, तो आप वहाँ जाइए। अगर आप उसी विभाग में प्यून के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो 10वां पास होना ज़रूरी है मिनिमम और 18 साल एज, तो उस परीक्षा का नाम है मल्टीटास्क सर्विस। तो क्या देखें कि सबसे पहले आप ये तय करिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। 12वां का एक लड़का अगर सोचे तो उसके पास पूरा समुद्र खड़ा है, इस तैयारी में ये सब छिपा हुआ है, अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई यहाँ तैयारी करता है तो सबसे निचला पायदान हुआ, तो फिर उसको इसका अलग से तैयारी करना होगा, लेवल बढ़ जाएगा। फिर अगर वो यहाँ जाना चाहता है तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, और यहाँ आना चाहता है तो पूरा दिशा बदल जाएगा, क्योंकि वो एक कलेक्टर बनने जा रहा है। तो कलेक्टर को हर चीज़ दिमाग में सोचने आना चाहिए। कोई भी चीज़ कुछ कहा तो एक आपको सिंपल एग्जांपल बताते हैं कि जैसे आपके दिमाग में एक पॉलिटिकल न्यूज़ आया कि पंजाब में सरकार बना और 25,000 सरकारी नौकरी भगवंत मान जी अनाउंस कर दिए। तो अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे केवल इतना ही प्रश्न आए परीक्षा में कि कितना नौकरी जो है अनाउंसमेंट हुआ, 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन एक कलेक्टर का तैयारी करने वाला लड़का सोचेगा कि पहले पता करो कि झूठ है कि सच है, क्योंकि उसको जाना है तह में खोजते खोजते। तब पता चलेगा कि सरकार के कह देने से थोड़े नौकरी मिल जाता है। वैसे में तो सरकार रोजे खड़ा होकर कहता है कि इसको 2,000 नौकरी दे दिए, उसका प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा? तो पंजाब में भी ऐसे ही कोई पीपीएससी होगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो उस 25,000 में से क्लास 1-2 का एग्ज़ाम लेगा। ऐसे ही वहाँ कोई एसएससी होगा या गौण सेवा आयोग होगा जो वहाँ एग्ज़ाम ले रहा होगा। तो आईएएस का तैयारी करने वाला लड़का तुरंत वो दोनों साइट खोलेगा, निकला है वैकेंसी क्या है, तो वहाँ जाके देखेगा, अगर है तो मान सही है, ये है आईएएस का तैयारी, नहीं है इसका बने पब्लिक स्टंट है, अपने को जनता है आगे नहीं बढ़ना है। अगर अपने पार्टी में टूटे हैं तब मीम बनाना शुरू करिए, नहीं टूटे हैं तो लौट आइए कि ना ये पक्का झूठ बोला है, इससे नौकरी उकरी होगा नहीं। तो आईएएस के तैयारी में हर चीज़ में ऐसे ही जड़ में जाना है। कोई घटना घटा, ये यूक्रेन के ऊपर बम गिरा दिया रसिया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ा? अगर उसको ताकत ही दिखाना है तो अमेरिका अब गिरा देता है। तो तुरंत देखिए कि वहाँ पे एक ब्लैक सी है, तो काला सागर में घुसने का एक ही रास्ता है मेडिटेरियन सी से, एक तरफ ग्रीस है, एक तरफ जो है टर्की है। रसिया उस ब्लैक सी पे राज करना चाहता है, उसमें अमेरिका को घुसने देना नहीं चाहता है। तो हाँ आज ये तो यूक्रेन जो है वो क्या कह रहा है बार बार कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे, यानी वो अमेरिका परस्त होना चाह रहा है। रसिया इसलिए बम गिरा रहा है कि तुमको ब्लैक सी में जो है उसको घुसने मत दो, आज तुम कह दो कि हम नाटो में नहीं जाएंगे तो हम तुमको मदद कर देंगे। क्या देख रहे हैं कि जब आप जीपीएससी की तैयारी करेंगे, युद्ध क्या कब से शुरू हुआ, कब अंत हो रहा है, रूस का राष्ट्रपति कौन है, ये हुआ जीपीएससी। आज जैसे ही कहे कि इसके पीछे कोर क्या क्या है, तो आप समझ लीजिए कि अब आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तो फर्क समझ में आ गया कि यहाँ पर एकदम छोटा सा चीज़ कि ये इनको कॉपी दिए हैं तो तर्क लगाना है, क्या क्या कारण हो सकता है, कॉपी क्यों दिया गया। अच्छा, कल के क्लास के लिए मैसेज तो नहीं देना है, इस सुविधा के लिए दिया गया होगा। मतलब ऐसे करके जब आप करते हैं तैयारी तो आप इस यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अब आइए, गुजरात गवर्नमेंट में भी इसी तरह 2 प्रकार के पोस्ट होंगे, क्लास 1-2 के लिए आप या क्लास 3-4 के लिए। 1-2 में जीपीएससी आ गया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यहाँ यूपीएससी आ गया। दोनों में फिर क्या होगा, आप अगर सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके आईएएस का पद पा लिए तो आप यहाँ पर आ करके सीधे तो नहीं बनिएगा, लेकिन कलेक्टर बन जाइएगा। सीधे मतलब ये है कि डीडीओ भी बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी लेना होगा, लेकिन आप कलेक्टर बन जाइएगा। अगर यहाँ पे आप पास करिएगा और आपको जीएएस मिला, वो था आईएएस, यहाँ अगर जीएएस मिलता है
तो आप डायरेक्ट एसडीएम के पोस्ट पे जाइएगा, कलेक्टर बनने में 15 साल लग जाएगा। यानी ये प्रमोशन पाने के एक बार दूसरे बार जहां पहुंचेगा वहां यूपीएससी का सिविल सेवा पास करके आने पर आप वहां से शुरुआत करेंगे। यही दोनों में फ़र्क है। लेकिन कुछ ऐसे क्लास 3 के पोस्ट हैं, एक दो जो जीपीएससी लेती है, उसको यहाँ नाम दिया गया है सुपर क्लास 3। सुपर क्लास 3 का मतलब ये हुआ कि स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो वो है क्लास 3, लेकिन परीक्षा जीपीएससी लेगी। इसके साथ नहीं होगा, अलग होगा। आप अगर नायब मामलतदार बनना चाहते हैं या डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, तो इस दोनों का एक एग्ज़ाम होता है 3-4, लेकिन एग्ज़ाम लेता है जीपीएससी। अगर आप इसके अलावा और भी कई प्रकार के कुछ क्लास 3 हैं जो आप यदि देना चाहते हैं तो वो जीपीएससी लेती है, और जिसको यहाँ सुपर क्लास 3 कहा गया। अब बाकी क्लास 3 को गौण सेवा पसंदगी मंडल लेती है, और नहीं तो पुलिस सेवा आयोग जो गुजरात का है वो लेता है कि पीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल बनना है तो यहाँ एग्ज़ाम होगा। अगर आप जो है क्या कहते हैं ये सीनियर क्लर्क बनना चाहते हैं, बिन सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज आपको एक पद बताए कि आप क्या बनना चाहते हैं, पहले आपको वो तय करना है। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो समझना है कि सबकी तैयारी इसके अंदर आ गई, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो समझना है कि इसके अंदर ये सब आ गया, इसमें आप आना चाहेंगे तो दोबारा तैयारी करना पड़ेगा जितना नीचे आएंगे। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिर जिसकी उसके बाद तैयारी करेंगे ना, उतनी बार फिर से कोचिंग करना होगा या फिर से आपको जो है अपने को प्रिपेयर करना होगा। ये आपको एक बताए कि एक गवर्नमेंट जॉब में, बैंक में 2 होता है, पीओ और क्लर्क, लेकिन बैंक का भी भर्ती कुछ दिन से देखिए नहीं आ रहा है। अगर आज के डेट में सबसे रेगुलर है तो नंबर 1 पे है सिविल सेवा परीक्षा, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम। अभी बस अगस्त आने दीजिए, अगले साल का परीक्षा का डेट से लेकर के सब आज ही आ जाएगा। 2022 में 23 के बारे में पता चल जाएगा। सबसे रेगुलर है यूपीएससी, वो हर साल आना है, हर साल जून में परीक्षा होना है। कोरोना में भी वो अक्टूबर में लिया परीक्षा, लेकिन ले कर रहा है, एक भी साल उसका ब्रेक नहीं होता है। जीपीएससी 2017 के बाद हर साल आ रहा है, 17 के पहले का स्थिति थोड़ा खराब था। तो अब हम लोग आगे बढ़ें अपने फर्स्ट फेज में कि अगर हम यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगर हम जीपीएससी के क्लास 1-2 की तैयारी करते हैं तो क्या दोनों एक है, या अगर अंतर है तो दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर ये है कि एज में अंतर है। आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 32 होना चाहिए। एज की गिनती जो है वो 1 अगस्त को यहाँ की जाती है, ये फिक्स है कि आप अगर 2023 में देंगे तो 1 अगस्त को फार्म कभी भी निकले, 1 अगस्त को आपका उम्र 21 साल से कम नहीं, अब 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट है तो 35, अब और जब से ईडब्ल्यूएस आया है तो वह भी 35, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 37। जीपीएससी में क्या फ़र्क है, तो यहाँ 21 से लेकर के 35 के बीच एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि ज़रा आप एक अंदाज़ लगाइएगा, क्यों आईएएस में हिंदी भाषी राज्य का लोग ज़्यादा पास करता है। अभी आपको डेटा भी देंगे, तुलना ही नहीं है अपने राज्य और हिंदी भाषी राज्य में। माने वो 8,500 लोग प्रीलिम्स निकालता है तो हम 132 लोग निकालते हैं, माने इतने बड़े गैप में है अभी। तो उस गैप का कारण क्या है तो बताते हैं, वो अभी बताएंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। गांधीनगर से मेरा एक स्टूडेंट था, वो जीपीएससी का मेंस लिखा है, तो हम उसको कहे कि देखो उत्तराखंड में अभी निकला है जैसे जीपीएससी का फॉर्म, हम बोले जाओ एग्ज़ाम दे के आओ। तो सेंटर दिया था हरिद्वार, तो एग्ज़ाम दे करके जब वो आया तो हम बोले पहला क्या डिफरेंस महसूस किया तुम, मैंने जीपीएससी दिए और उत्तराखंड दिए तो सेंटर पर क्या महसूस किया। तो
तो कहा कि सर जीपीएससी में हमारे उम्र का बहुत कम एज का लड़का है, अभी सोचिएगा 21 साल में पहला जीपीएससी दिया है और उसका पीटी निकाला है, अभी मेंस बाकी है। तो कहा कि सर यहाँ एग्ज़ाम देने गए तो सब 21 साल का ही लड़का थे, लेकिन उत्तराखंड में हम सबसे उम्र के छोटे थे, सब 30 साल से बाद वाला था। मतलब कि यूपी बिहार में लोग यही सोचता है कि ये 32 में ही ख़त्म हो जाएगा, ये 35 तक चलेगा, तो पहले उसका तैयारी कर लो, नहीं होगा तब इसको देखेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से पगथिया चढ़ाना चाह रहे हैं। पहले बिन सचिवालय दे लो, फिर देखेंगे आगे क्लास 1 2, फिर देखेंगे आगे ये पानी पूरी की दुकान नहीं है कि पहले दुकान खोल लें, फिर 10 दिन बेचें तो एगो छोटा सा दुकान खरीद लें, बड़ा हो जाए, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हो जाए। ये सरकारी नौकरी है, सबका पैटर्न अलग है। हाँ, हमारे यहाँ 35 नहीं है, हमारे यहाँ तो 38 साल तक लास्ट डेट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इसीलिए यूपी बिहार का लड़का पहले आईएएस का जो कॉलेज में होता है, वो ज़िंदगी में आपसे चर्चा नहीं करेगा अंडर ग्रेजुएट लड़का कि हम जीपीएससी दे रहे हैं, हम पीएसआई दे रहे हैं, वो वर्ग ही अलग है। उसके साथ हमारे यहाँ बैठेगा ही नहीं जो आईएएस का तैयारी कर रहा है। यहाँ देखिए एक ही लड़का कांस्टेबल भी दे रहा है, आईएएस भी दे रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? तो सबसे पहले जो हम रिजल्ट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कारण यही है कि हम लोग सब कुछ कर लेना चाहते हैं एक साथ। उसका रीज़न लड़कों की गलती नहीं है, उन बेचारे के पास मार्गदर्शन नहीं है। अभी मार्गदर्शन का मतलब ये है कि हम कोचिंग वाले जो हैं वो प्रजापति हैं और आप लोग मिट्टी हैं। घड़ा बनाना चाहें तो घड़ा बना दें, गमला बनाना चाहें तो गमला बना दें। तो हम लोग पहले से प्लान बना के बैठे हैं कि एक बार 10,000 LRD में लेंगे, फेल करेगा, फिर 15,000 लेंगे क्लास 3 में, फिर फेल करेगा, फिर उसको क्लास 2 में लाएंगे। तब तक ना तो उसके बाद हमको पढ़ाने का ताकत है, लोकल कोचिंग का स्थिति ये है। लड़का में भी ताकत नहीं, अपना 40-50 हज़ार एक लड़के से निकाल लेना है। हकीकत ये है कि आईएएस बनने वाला लड़का हमेशा आईएएस ही सोचता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस 2 की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप उसके नीचे कुछ सोच रहे हैं तो या तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, और रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या किए, क्योंकि आप ध्यान किसी पे नहीं दे पा रहे हैं। तो पहला क्या देखें कि उम्र में दोनों में अंतर है। दूसरा है ट्रायल, कि आईएएस का तैयारी 21 से 32 तक अगर आपको मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 13 बार दे दीजिए। तैयारी है तो ही परीक्षा देना है, आपको 6 ट्रायल मिलेगा, 6 बार ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आईएएस का तैयारी नहीं है तो उस साल ड्रॉप ले लीजिए, नहीं तो आपका एक चांस चला जाएगा, आप अगले साल दे लीजिएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 9 ट्रायल मिलेगा, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ट्रायल नहीं है उसमें, वो 21 से 37 तक आप ऑल दे सकते हैं। जीपीएससी में किसी के लिए ट्रायल नहीं है, इसीलिए यहाँ अनसीरियस लोग एग्ज़ाम दे देता है कि ट्रायल है ही नहीं, क्या दिक्कत है, जाके देते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो अगली बार। यहाँ पर इसीलिए लड़का पूरे गुजरात से आज के डेट में 5,000 लड़का नहीं होता है जो कि आईएएस का एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे। फार्म भले 10,000 भरता है लेकिन पेपर 5,000 देता है, उससे ज़्यादा हिम्मत नहीं करता है। यहाँ पेपर 95,000 देता है। आप बताइए, जब दोनों सिलेबस एक है तो काहे नहीं बाकी लोग जाता है एग्ज़ाम देने? इसका मन है कि 95,000 में 90,000 अनसीरियस था, खाली बस वो मेला देखने जाना है। चलते हैं, सब चला सरदार पटेल साहब का स्टैचू देखने, अपने भी चलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ ट्रायल है और यहाँ ट्रायल नहीं है। आपको टीवाई में कितना नंबर आया है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केवल आपसे 2 ही चीज़ फार्म में लिखा होगा कि वेदर यू पास और फेल। प्रतिशत का कुछ यहाँ कोई गेम नहीं है, ठीक है। अब आप टीवाई बीकॉम हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। इंजीनियर भी टॉप करता है तो टीना डाबी बीए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की लड़की भी टॉप करती है, समझ गए। रिया डाबी 14वां रैंक आता है, उसकी 2 बहन आर्ट्स पढ़ के टॉप की है। तो ऐसा नहीं है, आप जिस फील्ड से हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसके सिलेबस के मास्टर हैं कि नहीं, जो ये कह रहा है, बस यही है इसमें।
और वही चीज़ यहाँ भी है कि आप TY जो है ओनली पास, आप यदि अपियरिंग कैंडिडेट में हैं तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका अगर फाइनल ईयर है IAS का, ये भी दोनों। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि इसका अभी बताते हैं 3 स्टेज में एग्ज़ाम है। फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट आएगा उस समय तक आपका TY हो जाना चाहिए। तो ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए। अब जरा आते हैं हम लोग इसके परीक्षा के पैटर्न पे। अगर इससे लगता हुआ आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न, यहाँ तक जो आपको बताए। आपको अगर ट्रायल से रिलेटेड कोई जानना हो कि क्या है, या TY या SY कुछ भी, तो आगे बढ़ें। कोई कन्फ्यूजन है आप लोग को? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए UPSC का एग्ज़ाम कायदे से तो 2 ही स्टेज में होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा और एक को हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा के अंदर 2 स्टेज है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। सेम पैटर्न GPSC का भी एग्ज़ाम का है कि पहले जो आप पहला स्टेज देंगे उसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा स्टेज जो देंगे वो कहलाएगा मुख्य परीक्षा। इसके अंदर 2 स्टेज होगा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। एकदम सेम स्ट्रक्चर दोनों का है। ये 400 मार्क का होगा, ये 2025 मार्क का होगा। ये 1750 मार्क का होगा, ये 275 मार्क का होगा। लेकिन जब यहाँ पास करिएगा तो ये देने मिलेगा, यहाँ पास करिएगा तब जा कर के इंटरव्यू देने मिलेगा। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगा तो दोनों को मिला करके बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लीजिए 1000 मार्क पर किसी को IAS का पोस्ट मिल रहा है, तो अगर आप 950 ले आए लिखित परीक्षा में और आपको इंटरव्यू 50 ही मार्क दिया तो भी उसको कोई लेना देना नहीं है, वो मिल करके 1000 हुआ। और अगर 1000 पे मेरिट है तो आप IAS हैं। अगर आपके एक फ्रेंड को 820 मार्क आया है तो उसको इंटरव्यू में 180 मार्क लाना पड़ेगा, यानी दोनों मिला करके मेरिट बनता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा ये हुआ, क्योंकि यहाँ से मेरिट यादी नहीं बनता है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है सेकंड स्टेज देने के लिए। सेम देखिए यहाँ भी 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ये 1000 मार्क का है, ये 900 मार्क का है और ये 100 मार्क का है। सेम प्रोसेस है कि दोनों को मिला करके मेरिट बनेगा और उस हिसाब से जो है आप सेलेक्ट होंगे। अब अगर हम एक एक को ब्रेक करना चाहें, 1000 नंबर को देख के घबराइएगा नहीं। अगर 1000 नंबर आपको आ गया तो आप टॉप 100 में होइएगा। मेरिट उरिट अब जाता नहीं है। 4 यूनिवर्सिटी जब से खुला है ना तब से मेरिट डाउन हो गया है। टेलीग्राम विश्वविद्यालय, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, यूट्यूब विश्वविद्यालय, लड़के पढ़ने का सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको बताते हैं कि जिस वक्त ये विश्वविद्यालय नहीं था ना तो बड़ा बड़ा क्लास में सेमिनार करते थे, भरा होता था। ये इसीलिए रिकॉर्डेड हो रहा है कि अब सबको घर पे चाहिए। अभी अब इसके बाद ही जाएगा यूट्यूब पे, तो अब उनको घर पे ही चाहिए सब कुछ। अब फिर वो डिसाइड करेंगे कि उनको करना क्या है, तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं आता है। पहले जब पेपर होता था तो लड़के झुंड बना के कोचिंग क्लास आते थे, जाके क्लास में बैठते थे, टीचर आता था, आमने सामने डिस्कशन होता था कि इसका ए कैसे हुआ। आज तो आप 5 चैनल घुमाए, अपने हिसाब से मर माफ़ी के ABCD कर लिए, घर में ही खुश हो गए मेरा हो गया। तो आज इस कारण से मेरिट गिरा है, मेरिट बहुत गिर गया है, ये चिंताजनक बात है। तो क्या देख रहे हैं आप कि अभी जो है 1000 नंबर लाने पर, 1050 लाने पर टॉप हो जाइएगा, पहला रैंक आ जाएगा विथ इंटरव्यू। तो इसीलिए चिंता नहीं करिएगा, मेरिट बहुत नीचे रहता है, वो भी बताएंगे आपको। अब देखिए इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को
जो कि 400 मार्क है, इसमें क्या करना है, इसका क्या पैटर्न है। तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज 1 से आएगा 2 मार्क का एक, और 80 क्वेश्चन जनरल स्टडीज 2 से आएगा 2.5 मार्क का एक। ये दोनों का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो IS में GS 2 है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। क्वालिफाई का मतलब है 66 पॉइंट समथिंग, माने 67 नंबर आपको 200 में लाना है। अगर उससे कम आया तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, फिर आप इधर कितना भी मार्क लाए हैं कोई मतलब नहीं है। और एक बार 67 आ गया तब इससे ज़्यादा कितना भी लाइएगा आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट तो इससे बनेगा 200 मार्क पे। तो इसकी तैयारी रक्षात्मक और इसकी तैयारी एग्रेसिव। यहाँ हमको 70-72 आ गया, अपना काम पूरा हो गया कि आगे का कॉपी चेक होगा और सारा ताकत जो है यहाँ लगाना है। GPSC में भी ऐसे ही 2 पेपर होंगे GS के, GS 1 और GS 2। यहाँ 200 प्रश्न होगा 1 मार्क का और 200 प्रश्न होगा 1 मार्क का। इसी में लेवल आपको पता लग गया होगा कि 100 क्वेश्चन कितना क्वालिटीदार होगा, और यहाँ 200 दे दिया, आपके माथा बोझा डाल दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। अब सुनिएगा, इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 घंटा में, यानी 120 मिनट 100 क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है 3 घंटा में, यानी यहाँ मिनट कम है क्वेश्चन ज़्यादा है, वहाँ क्वेश्चन कम है मिनट ज़्यादा है। तो जाहिर है कि उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा। कहने का मतलब कि कुछ लाइन याद करके जाइएगा कि जैसे इतना किताब हम लेकर आए हैं कि मेरे प्रकाशन पे है, तो इसको रट लेने से IS नहीं होगा, पहले बता देते हैं। इसको रटने से GPSC हो सकता है, क्योंकि लाइन जो मिलेगा किसी भी किताब का वो यहाँ मिल सकता है, वहाँ पर आपको एनालिसिस ही करना है। तो ये जो है दोनों में फ़र्क है। अब आइए दूसरा फ़र्क क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे वो पेपर 2 ही लैंग्वेज में होगा, आइदर इंग्लिश और हिंदी। आपको पढ़ के टिक लगाना है। तो मीडियम आपका कोई नहीं है इसमें। अगर आप अंग्रेजी में पेपर समझ करके ABCD कर सकते हैं तो अंग्रेजी में कर लीजिए, हिंदी में करना है तो हिंदी में कर लीजिए। GPSC का जो ये पेपर होगा ये 2 मीडियम में होगा, आइदर इंग्लिश और गुजराती। यहाँ हिंदी में पेपर नहीं होगा। तो या तो आप गुजराती पढ़ के सॉल्व कर लीजिए और या तो आप अंग्रेजी पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। यही दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस हुआ है। अब ज़रा मेरिट की चर्चा करें। सबसे बेहतरीन चीज़, जिस दिन वो चारों विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, मतलब लोग जब देखने लगे 2017, उसके पहले का मेरिट, और जब से देखने लगे तो मेरिट कहाँ गया। तो 2015 में ये 200 में से 116 मेरिट गया था, 116 मिनिमम मेरिट था। सॉरी 16 में, 17 में ये मेरिट गिरा 107 हुआ, 18 में उससे भी ज़्यादा गिरा 100 हुआ, 19 में उससे भी ज़्यादा गिरा 98 हुआ। जैसे जैसे रफ्तार पकड़ा यूट्यूब और ये वैसे वैसे ये जो है गिरते चला गया डॉलर के सामने। उसके बाद जो है अगला साल फिर 98। अभी जो मेंस चल रहा है, जिसका इंटरव्यू अभी चल रहा है, ये तो सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ओनली 92.5। 200 में से मेरिट इतना नीचे आ गया। यानी आज के डेट में अगर कोई लड़का 47 क्वेश्चन मात्र 100 में से सही कर दे तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आप पहले क्या था, 58 करेगा तो 10-10 क्वेश्चन का जो है गिरावट आ गया। प्लस इसमें अगर आप गलती कर जाएंगे तो 1/3 माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 1/3 का मतलब कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 0.66 आपका कटेगा।
यहाँ पर गलती करेंगे तो 1/3 अगर कटेगा तो 1 नंबर में 1/3 कटेगा 0.33, यानी वहाँ अगर 5 क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो नुकसान बड़ा हो गया, क्योंकि 5 गुना 0.66। यहाँ अगर 5 क्वेश्चन का नुकसान हुआ तो उसके सामने नुकसान कम है, क्योंकि 5 गुना 0.33 है, ये दोनों में फ़र्क है। तो क्या देखें कि यहाँ पर अभी अगर आप 100 कर जाते हैं, कम से कम 2 साल तो और ज़रूर। उसमें एक फैक्टर कोरोना भी है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को लड़का इसीलिए गया कि घर में पैक था, कहाँ पढ़ता कैसे करता है। तो 100 अगर आप कर जाते हैं, यानी 50 क्वेश्चन प्लस माइनस यदि आपका हो जाता है तो आप प्रीलिम्स क्लियर करने में सक्षम हैं। अब आइए यहाँ मेरिट कितना जाता है। यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स दोनों का मेरिट एक ही रहता है। यूपीएससी में लड़कियों के लिए आरक्षण अलग से नहीं है। यहाँ है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पे जनरल मेल और जनरल फीमेल 2 अलग मेरिट बनेगा। ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल, तो यहाँ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उनके वर्ग में 1/3 आरक्षण है। तो 92 जो मेरिट बताए वो जनरल कैटेगरी का मेरिट था। अब ओबीसी है तो 2-3 नंबर और कम कर लीजिए, एससी है तो और 2-3 नंबर कम कर लीजिए, एसटी है तो और 2-3 कम कर लीजिए, मतलब ऐसे करके आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। अब आइए इनका मेरिट देखिए। यहाँ तो 400 में मेरिट जाता है, मतलब यहाँ क्या है 200 में जाता है, ये क्वालिफाइंग है। जीपीएससी में ये दोनों ही मार्क्स को मिला करके, यहाँ कोई क्वालिफाइंग नहीं है, उसमें से मेरिट जाता है। अब इसका मेरिट और कितना नीचे है वो दिखाते हैं। 2017 में इस पैटर्न पे पहली परीक्षा हुई थी, 400 में मेरिट गया था 113। यूनिवर्सिटी भी पास नहीं करता, 120 चाहिए था, 30%। तो और ये किसका बताए, ये मेरिट बताए जनरल मेल, और फीमेल का मेरिट गया था 75 400 में। इसीलिए समझा रहे हैं कि आप जो YouTube और इधर जा रहे हैं, आपको कोई भी आदमी वहाँ इतना डीप नहीं समझाता है। वहाँ तो उसको मजाक करना है, कॉमेडी करना है, जिससे कि आपको बड़ा अच्छा लगे और उनका व्यूअरशिप बढ़े। तो ये हुआ। 18 में मेरिट थोड़ा सा बढ़ा, 120 हुआ। 19 में क्या हुआ, सीट बहुत कम था। यहाँ 417 सीट आया था, यहाँ सीट आया 125, मतलब इतना सीट कम हो गया, तो मेरिट गया 139। इसके ऊपर आज तक नहीं गया है। उसके बाद 20 में मेरिट फिर जो है झोंका खाया, 115 पे आ गया, और जो अभी लेटेस्ट है वो 121 है। मतलब कि और गर्ल्स का अभी तक में हाईएस्ट 120 गया ये वाला साल, नहीं तो बाकी 100 के आसपास घूम रहा है। यानी कि आज भी अगर आप गर्ल्स में 110 पार करने का हिम्मत रखिए तो जीपीएससी का पीटी हर साल निकलेगा। बॉयज़ में 400 में अगर 140 पार करने का हिम्मत रखिए तो आपका प्रीलिम्स हर एक साल निकलेगा। ये हुआ स्ट्रेटेजी, और यही कारण है कि अब आप बताइए 400 में 120 नंबर लाने वाला लड़का, भले वो आगे चल के एसडीएम हो जाए, यहाँ तो मिट्टी का शेर हो जाएगा ना। यहाँ 200 में 107 चाहिए। यही कारण है कि हम जीपीएससी पास किए हुए लड़के से पूछिए तो बोलेगा मेरा पीटी नहीं निकल रहा है। इसका कारण कि लो स्कोरिंग मैच के कारण वो जो है वहाँ पहुँच जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखें कि यूपीएससी में जो हम, बल्कि सीएससी में हम ही समझाएं और हम ही गलती नहीं कर सकते हैं। इसमें जो प्रीलिम्स देने जाएंगे तो अब क्या है, हमारे सामने एक गोल है कि 100 मार्क हमको लाना है तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा 2023 में अगर देना है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 प्रश्न प्लस माइनस करके मेरा आना चाहिए। तो ऐसा ही गोल सेटअप हुआ अब जीपीएससी में कि हमको जो है यहाँ तो क्लास 1-2 ही कहेंगे, बॉयज़ हैं तो चलिए 140 मार्क लाना है। तो 140 का गोल सेटअप हुआ, यानी 400 क्वेश्चन में 140 सही होना चाहिए, यानी दोनों पेपर में 70-70 अगर आ गया तो हमारा काम पूरा है।
हालांकि इतना मेरिट जाएगा उगा नहीं, वो एक ही साल गया है, लेकिन मान के चलिए कि 140 में कन्फर्म है। तो हमको अब पता लगाना है कि इसके GS 1 में क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या दिया है, पाठ्यक्रम। तो आप देखिएगा कि आपको कहेगा कि अरे यार IAS के तैयारी में क्या पूछेगा, कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, बिन सचिवालय की तैयारी में क्या पूछेगा नहीं मालूम है। जिस परीक्षा में GK लिख दिया उसका सिलेबस अनंत होता है। जिस परीक्षा में ऊपर GS लिखा, जनरल स्टडी, वो उसके नीचे विषय लिखना पड़ता है कि यही विषय आपको पढ़ना है। तो पहले देखें कि इसमें क्या विषय पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत नो इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ये जो है हर एक साल इसमें से कितने प्रश्न आते हैं, तो हमने एनालिसिस किया है 2013 से 22 तक का, एकदम बैठ के एक एक को गिने हैं कि ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो उसका अगर एवरेज निकालते हैं तो 15 प्रश्न हर एक साल मिलता है, यानी 30 क्वेश्चन मार्क जो है आपका इतिहास है अच्छा तो 1/3 का दूरी आप जो है अकेले इतिहास से तय कर लेंगे 100 में से। दूसरा जो यहाँ पे पार्ट है वो है इतिहास के अंदर ही, उसका नाम है इंडियन कल्चर। गुजरात का कल्चर नहीं, भारत का सांस्कृतिक वारसा। इससे 2 प्रश्न एवरेज पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतिहास और कल्चर 2 को तैयार करते हैं तो 17 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा रहा है, यानी 34 मार्क जो है आप आराम से जो है पा लेंगे। यहाँ IAS में ये 2 अलग नहीं है, इसके साथ सरखामनी करने के लिए हम 2 भाग में बांटे। वहाँ एक ही लाइन में होगा भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक वारसा, ऐसे करके साथ में होगा। हम बड़े सेक्शन से जा रहे हैं। उसके बाद है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, बंधारण नहीं है, ये फर्क समझिएगा। ये है भारतीय राज व्यवस्था। 17 प्रश्न इससे पूछा जाएगा। मतलब इतिहास और बंधारण आप अगर बेहतरीन करके जा रहे हैं तो आपका कहीं न कहीं 64 मार्क आ ही रहा है। कल्चर साथ कर लिए तो 68। अब दोनों में फ़र्क क्या है पॉलिटिकल सिस्टम और बंधारण में? तो जब आपको ये कहे कि राज्यपाल को कौन निम्नुक्त करता है तो ये हो गया बंधारण, यानी सीधे सीधे बंधारण के आर्टिकल से उठा के प्रश्न आपको पूछ रहा है। अगर आपको ये पूछता है कि कायदा समक्ष समता कोना अनुच्छेद में छे, तो आपको जो है समझ लेना है कि वो है बंधारण। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो उसके लिए जिनके गार्जियन आए हैं वो हम ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, उनके लिए गार्जियन के को सलाह है कि वो अपने बच्चे को टीवी देखने ज़रूर दें, न्यूज़। वो अगर वो नहीं देखा तो कमज़ोर पड़ जाएगा, यहाँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ प्रश्न आएगा कि अभी जो आप देखें कि पंजाब और दिल्ली सरकार एक MOU किया एजुकेशन पे, हेल्थ पे, कि पंजाब की सरकार दिल्ली के सरकार से कुछ सीखेगा, जो वहाँ के स्कूल का सिस्टम है, जो स्कूल अच्छा बनाया गया, जो वहाँ टीचर किस तरह से रिक्रूट होता है, उसके लिए ये लोग MOU बनाए। यही है पॉलिटिकल सिस्टम कि क्या दिल्ली के सरकार को ये बंधारणी तरीके से हक है कि एक यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री एक फुल स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ कोलैबोरेशन करे? तो हाँ है, नहीं तो कोई कोर्ट में केस कर दिया होता अब तक। अगर ये नहीं होता है तो आज के ज़माना में कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो कर ही दिया होता कि भाई ये दोनों कैसे साथ खड़े हो गए। इसका मतलब बंधारणी रीते योग्य छे, अयोग्य न थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उस लेटर के अंदर ऐसा क्या है जो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। बहुत सारी सरकारें आपस में MOU करती है, यही क्यों मैंने कि इतना ज़्यादा चर्चा में आया, लोकप्रिय हुआ मत कहिए, चर्चा में आया। लोकप्रिय उसको कहते हैं जिसका विरोध ना हो, विरोध भी हुआ समर्थन भी हुआ, यानी चर्चा में आया। तो चर्चा में ये आया कि भाई MOU क्यों किया,
उसका नाम ही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारे आपके बीच अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ना कि कोई लीगल साइन हो रहा है। आज मेरा मन हो जाए कि नहीं अब हम कल से इसको लागू नहीं करना चाहते हैं, तब पंजाब भी छुट्टा पड़ जाएगा, कोई कोर्ट में नहीं जा पाएगा, और दिल्ली कहेगा नहीं देना है सहयोग, वो भी छुट्टा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब जनता को छलावा करने जा रहा है ये दोनों सरकार, ये MOU कर रहा है। अब उस चिट्ठी के लास्ट में लाइन में एक और लाइन लिखा है कि दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्स्ड। ये लाइन लिखने के बाद अगर आप ऐसे खड़े हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, समझ गए? यानी बंधारण के साथ साथ देश में जो सरकारें चल रही है ना, आपको उसके ऊपर भी नज़र रखना है और आपको उस पर थिंक करना है। एक लाइन में समझना है, खास करके गार्जियन जो आए हैं उनको बता रहे हैं कि आप अगर अपने बच्चे को IAS का तैयारी करा रहे हैं तो वो झंडा लेकर के रोड पर निकले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, निकलना भी नहीं है उसको। लेकिन हो क्या रहा है टीवी पर, उसको खुले देखने दीजिए, नहीं तो वो सरकार में आने के बाद भी नहीं समझ पाएगा कि काम कैसे करना है। क्योंकि शासन मंत्री हुआ, अब प्रशासन आप हुए, दोनों मिलेगा तो देश चलेगा। तो आप अगर कलेक्टर बनने जा रहे हैं तो आप उस राजनीति का हिस्सा ही हैं कि अगर आप भूपेंद्र पटेल के मनोनुकूल आदमी नहीं हैं तो सचिवालय में बैठ के काम करिए, फिर यहाँ का कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो क्या देख रहे हैं कि इस तैयारी में, इसीलिए इसका नाम रखा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ना कि रखा बंधारण। यहाँ पर आपको चौथा पार्ट जो बड़ा है पढ़ना है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इससे 19 प्रश्न पूछा जाता है। यानी IAS के तैयारी में जो लड़का इस 3 को मजबूत कर लिया, वो समझना है कि सफलता करीब चला गया, वहाँ दरवाजे पे खाली अब खोलना है और बाहर निकलना है, बस इतने हैं उसके लिए। क्योंकि वो लगभग 98 पहुँच गया। अब 100 में 100 सही नहीं हो सकता है, इसीलिए एकाध और कोई पोर्शन अगर आप पढ़ लिए तो आपका बेड़ा पार है। और वो पोर्शन होगा आपके लिए रोज बरोज ना बनाओ करंट अफेयर्स, माना आपके पढ़ने का सीक्वेंस ये होना चाहिए तैयारी करने का। और वो करंट अफेयर्स जो है वो हो जाएगा 50 मार्क का। लेकिन इस 25 में ध्यान रखिएगा, सब जोड़ेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 करंट अफेयर्स इकोनॉमी का होगा, 2 करंट अफेयर्स यही पंजाब दिल्ली का हो गया एग्रीमेंट, ये हो गया ऐसा पॉलिटी का। एक आध करंट अफेयर्स, मान लीजिए कोई मंदिर 100 साल पुराना हो, अचानक उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसमें राष्ट्रपति जी आ गए थे फीता काटने, कल्चर, अब पूछ देगा वो मंदिर बताइए किस शैली का है। तो ऐसा करने पर करंट अफेयर्स हर जगह है, ठीक है। ये करना है आपको। ये 4 जिसने अच्छा कर लिया उसको कोई UPSC PT पास करने से नहीं रोक सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अच्छा सर ये बताइए किसी का इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा हो तो क्या ऑप्शन है फिर आप जो आगे बता रहे हैं तब उसको अच्छा करिए। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिजिकल, वर्ल्ड और इंडिया मिला करके 12 प्रश्न आएगा, इसीलिए इसको नीचे रखे थे। लेकिन जिसका ज्योग्राफी अच्छा होता है उसका कहीं न कहीं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जरूर अच्छा होता है। तो अगर ज्योग्राफी का लड़का चालाकी के साथ ये दोनों अच्छा कर जाए तो उसको इकोनॉमी नहीं करना पड़ेगा, बात बराबर हो गया, या उसको हिस्ट्री नहीं करना पड़ेगा। तो या तो आप फिर इस दोनों को इसके साथ मैनेज करिए। और 8वां है कि अगर ये दोनों भी नहीं है आपका, तो आप अगर उसके बाद बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो जनरल साइंस भी यहाँ पर पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक को मिला दीजिएगा तो वो भी 15 प्रश्न होता है। तो कुल मिलाकर के यही है कि ये 3 या 4 को आप अच्छे से किए। इस 4 में अगर कोई एक रिप्लेस कर रहे हैं, करंट मत करिएगा, इस 4 को आप अच्छे से किए, इसमें किसी एक को रिप्लेस कर रहे हैं तो नीचे में से कोई एक आपका अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के आप इसको मैनेज कर पाइएगा। ये जो है आपका IAS के GS पेपर 1 का पैटर्न हुआ। 2 का पैटर्न बहुत छोटा है, उसका नाम है CSET। 80 क्वेश्चन है
यानी कि 2.5 नंबर का एक, यानी कि 200 मार्क का। अगर आपका 10वां लेवल का मैथ और रीजनिंग सही है तो 45 प्रश्न क्वेश्चन केवल इसी से पूछा जाता है। तो सीसेट में तो पास करना है, तो आप इस 45 के दम पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये थोड़ा कमज़ोर है तो कॉम्प्रीहेंशन, फकरा जो होता है पढ़ करके जवाब लिखना, वो भी 35 होता है। तो थोड़ा गणित बना लीजिए कि 10, 12, 15 क्वेश्चन उससे हो जाए, आप थोड़ा फकरा कर लीजिए, 15, 20 क्वेश्चन उससे हो जाए, आराम से आप निकल जाएंगे। तो सीसेट जो है इन्हीं दो को मिला के बनता है। अब आइए जीपीएससी के अंदर तो हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस 1 और जीएस 2 के अंदर क्या क्या पूछेगा। यहाँ तो 140 का टारगेट है 400 में, तो यहाँ पर पूछेगा हिस्ट्री। ध्यान रखना है यही कि इस तैयारी में एक शब्द बदले ना तो समझ लेना है कि कुछ बदल गया, क्योंकि यहाँ था इंडियन हिस्ट्री और यहाँ हो गया हिस्ट्री, यानी कुछ बदलाव आ गया। तो बदलाव यही आया कि इसमें इंडियन हिस्ट्री और गुजरात का इतिहास दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, भारत का भी इतिहास पढ़ना है और गुजरात का भी इतिहास पढ़ना है। 50 प्रश्न अकेला आएगा इतिहास से। माना जीपीएससी की तैयारी वाला लड़का का इतिहास तो एकदम पक्का होना चाहिए, उसके बिना बहुत मुश्किल है। 50 में से 43 प्रश्न आएगा भारत के इतिहास से, 7 प्रश्न आएगा गुजरात के इतिहास से। मतलब कि अगर हमको 140 पे पहुंचना है और खाली आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो 43 क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है भारत का इतिहास। अगर हम गुजरात में कम भी ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा। अब आइए दूसरा टॉपिक है कल्चर। फिर देखिए वर्ड बदल गया, यहाँ पे कहा सांस्कृतिक वारसों और वहाँ कहा भारत नो सांस्कृतिक वारसों। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इंडियन कल्चर और गुजरात का कल्चर पूछा जाएगा, दोनों। अब यहाँ गुजरात के कल्चर का वेटेज ज़्यादा है, इसका वेटेज कम है। तो जब कल्चर पढ़ेंगे तब गुजरात का कल्चर पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसका वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद तीसरा है यही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था। आप पूरे गुजरात में कोई भी किताब किसी से पूछ के नहीं मानना है कि अच्छा है कि खराब है। जैसे एनालिसिस बताते हैं, पॉलिटिकल कैरियर का एनालिसिस कैसे करिएगा, कि जैसे 1 तारीख को गुजरात में भरूच में बीटीपी और आम आदमी पार्टी एक मंच पर है। ये किताब वाला बात भी समझा रहे हैं। तो अगर केजरीवाल साहब जो है छोटू वसावा जी से पूछते हैं कि बोलिए आपने मेरे दिल्ली का स्कूल देखा कि नहीं, तो उनको गठबंधन करना है तो क्या कहेंगे, नहीं देखा। अच्छा था कि नहीं, तो हाँ, अरे एक बार भूपेंद्र पटेल से पूछिए तब ना पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं है। अच्छा भी होगा तो खराबे बोलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्न आदमी अपने समर्थकों से जान के पूछता है कि उसको हम जवाब मिले। क्या कहते हैं, कुछ प्रूफ कराना हो तो अपने समर्थकों से। इसीलिए दुकानदार से नहीं पूछने का कि कौन किताब बढ़िया है, उसको जिस पे कमीशन ज़्यादा मिलेगा कहेगा यही बढ़िया है। आप दुकान पर जाइए और आप कहिए कि हमको इतना प्रकाशन का किताब चाहिए, लाओ हम 10 मिनट देखेंगे। और एक चैप्टर कोई भी निकाल के अपने मन से रेंडमली उनको सामने रखिए और उसके बाद खुद पढ़ के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किसका अच्छा है। तो उस वे में आप, मेरी किताब आती है गुजराती में है, आज आउट ऑफ प्रिंट इसलिए यहाँ नहीं है, भारत का इतिहास रखें, इतना ही मोटा वो किताब है। जीपीएससी का जब भी सवाल आता है तो आप उसको मिला करके देखिएगा तो उसका मारक क्षमता 100% का आता है, 98 भी नहीं। ये विनायक बैच के लड़के के लिए है। विनायक बैच यानी जो 12वां पास करके तैयारी शुरू करता है। यही अभी बताएंगे कि जो 12वां करके करेगा उसके तैयारी का तरीका अलग होगा। उसको पहले बेसिक सिखाना है कि अनुच्छेद है क्या, और जो चाहता है हमको इसी साल एग्जाम देना है तो फिर तो उसको इस मैदान में आना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट यूपीएससी में प्रश्न है वो आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर आपका बेसिक कमज़ोर होगा तो।
जैसे एक छोटा सा चीज़ समझिएगा कि आपको अगर कह दे कि बताइए प्रधानमंत्री पद बनने के लिए क्या क्या लायकात है, तो आप शुरू हो जाएंगे दिमाग में घुमाना कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। हमसे पूछिएगा तो हम दो ही चीज़ बताएंगे। पहला है क्या कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, मतलब मेरे पीछे अभी 273 आदमी खड़ा हो जाए तो मोदी साहब गिर जाएंगे, हम ही पीएम बन जाएंगे। पहला क्वालिफिकेशन यही है। और दूसरा क्वालिफिकेशन है संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का मतलब राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है, इसलिए मनमोहन भी बन सकता है और मोदी भी बन सकता है। इस दो का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि लड़का को पहले ये यहाँ इनिशियल फेज में जानना होगा, ये कौन वाला आर्टिकल में है, ज़रा खोज के देखें तो कि प्रधानमंत्री की लायकात क्या है। जब जाएंगे 75 में तो वहाँ लिखा होगा, तब यहाँ के नीचे हम व्याख्या करेंगे संसद एटले लोकसभा अन्य राज्यसभा बनने, तब जा कर के वो इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो पेपर आता है वह भी भूगोल में भी आपको दिखाते हैं कि आपको पहले कुछ बेसिक जानना पड़ेगा, वो अभी इसके बाद आते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम से 55 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अगर जीपीएससी की तैयारी करने वाला लड़के का इंडियन हिस्ट्री और ये बेहतरीन है तो 140 का 1/3 तो यहीं वो बाजी मार दिया कि उसका वहीं पहुंच जाएगा। अगर गुजरात का कल्चर बढ़िया कर लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है। और चौथा टॉपिक है यहाँ मैथ और रीजनिंग, ये 50 होता है। तो क्या देख रहे हैं, ये जो हुआ ये जीपीएससी का पेपर 1 हुआ, अभी पेपर 2 बाकी है। यहाँ तो 8 टॉपिक है, 8 में कोई 3 आप अच्छा कर लीजिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर पेपर 2 में क्या पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। देखिए चलिए अब जो है इसके आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब जरा, अब पेपर 2 को जब हम लोग देखेंगे, यहाँ से जो चाहते थे वो अब आ गया। यहाँ जगह मिल जाए तो आपको दिखा दें। चलिए अब देखते हैं हम लोग पेपर 2 में क्या कहता है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं। 50 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा। दूसरा ज्योग्राफी, जीपीएससी में आते ही भूगोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इधर उतना नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है। 55 प्रश्न जो है भूगोल से होता है। उसका कारण है कि यहाँ पे भूगोल 4 भागों में बटा है, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और गुजरात का भूगोल। तो 7 प्रश्न गुजरात के भूगोल से है और 48 प्रश्न जो है वो भौतिक और भारत का भूगोल मिला करके पूछता है। अब यहाँ तीसरा जो पार्ट है वो है यही जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में यहाँ नाम दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी पूछता है। ये आपके 45 प्रश्न होंगे। और यहाँ रोज बरोजना बनाओ करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ तो रेंज इतना वाइड है कि आप कोई भी इधर से 2 या कोई भी इधर से 2 पढ़ लीजिए 200 मार्क का, तो उसमें गलत होते हाथे आप 140 पहुँच जाएंगे। और ये है अंतिम अवस्था, जब सीट 100 होगा। जब तक 200 सीट आया है मेरिट कभी 120 पार नहीं किया है। तो ये दोनों के बीच का एक अंतर है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बोलिए, तो फिर आगे बढ़ें। इसके बाद आप में से बताइए, कोई दिक्कत आप लोग को? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग असली लड़ाई। पीटी पास करना कोई बड़ा ताकत नहीं है, नहीं करना जरूर न्यूज है कि काहे नहीं किया, पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ। लेकिन पीटी पास करने से खाली आप 1 साल बेरोजगार होने से बच गए कि सोसाइटी पूछा तो आप जवाब दीजिएगा कि मेंस दे रहे हैं, बस इतने सा होना है। बाकी जो है
कुछ नहीं होता है। अब देखिए यूपीएससी के रिटन एग्ज़ाम में और जीपीएससी के रिटन एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। 1750 मार्क वाला और यहाँ 900 मार्क वाले में यहाँ आके कुछ बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा मतलब वो जो प्रचार में नहीं करता है, बड़ा में 3-4 बार ए लगा देता है, बड़ा अंतर है दोनों में। सबसे पहले भारतीय भाषा में से कोई भी एक लेना है, तो चूँकि हम लोग गुजरात में हैं तो आपका पहला भारतीय भाषा गुजराती होगा। आप हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश होगा 300 मार्क का, लेकिन इसमें फिर आपको पास करना है। पास का मतलब है कि 75 मार्क यहाँ लाना है और 75 मार्क यहाँ लाना है। इसमें क्या पूछेगा तो निबंध पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, प्रेसी राइटिंग पूछेगा, लेटर राइटिंग पूछेगा, गुजराती में भी और अंग्रेजी में भी। जीपीएससी में पहला पेपर भारतीय भाषा नहीं गुजराती ही होगा, क्योंकि गुजरात का परीक्षा है, यहाँ हिंदी और ये क्यों होगा। दूसरा जो है यहाँ पे इंग्लिश होगा 150 मार्क का। अंतर क्या होगा यहाँ कि ये आपके 900 वाले मेरिट में जुड़ेगा, मतलब वहाँ केवल पास करना है, यहाँ इस दोनों का मेरिट में जुड़ाव है। मतलब यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं लाइए, अब वहाँ खाली 75 लाना है। उसके बाद आपकी मर्जी, नहीं तो आगे का कॉपी चेक नहीं होगा। अब यहाँ के बाद आपको जो एग्ज़ाम देने मिलेगा 22 लैंग्वेज में से जो आपको चुनना है। गुजराती मीडियम में मेंस लिखना है, आईएएस का लिख सकते हैं, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, जिसमें आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला ध्यान यही रखना है कि 12वां धोरण में आपका जो मीडियम है वो लेना सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना विचार देने के लिए कहेगा। ये जैसे छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं, आंध्र प्रदेश से काटे तेलंगाना बना दिए, तो आपको पूछेगा कि क्या आपके विचार से छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। तो आप जो है उस वक्त सोच के देखिए कि क्या हम सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्म कर पा रहे हैं, तभी हम 2 लाइन लिख पाएंगे। और अगर हम सेंटेंस गुजराती में ही मतलब इसमें फॉर्म कर पा रहे हैं या हिंदी में, तो हमको उसी मीडियम में रहना बेटर है। तो धोरण 12 का मीडियम, यहाँ पर 2 ही मीडियम है। यहाँ धोरण 12 का मीडियम इसलिए कहे, मैंने नहीं कोई मीडियम ले सकते हैं, क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम है, तमिल भी देगा, तेलुगु भी देगा। तो आप आगे का एग्ज़ाम गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी जिसमें देना है, यहाँ 2 ही मीडियम मिलेगा, या तो गुजराती मीडियम या तो अंग्रेजी मीडियम। तो गुजराती मीडियम के लड़का भी दोनों में आ गए, अंग्रेजी वाला तो आ ही गया, तो आप दोनों परीक्षा दे सकते हैं। अब आइए यहाँ पर पहला पेपर जो होगा, जहाँ से कि आपका ये नंबर शुरू हो रहा है 1750, वो है ऐसे 250 मार्क का, 3 घंटे का ये पेपर होगा। जीपीएससी में भी पूछेगा निबंध, और ये 150 मार्क का होगा। अब आपको लगेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क यही है कि यहाँ पर जो निबंध होगा वो 2 ग्रुप में बटा होगा, ए बी। इसमें 4 निबंध यहाँ होगा और 4 निबंध यहाँ होगा। आपको सेलेक्ट करना है कोई एक, आपको इतना चॉइस मिलेगा कि 4 में से कोई एक ऐसे लिखना है, लेकिन उसके लिखने का लेंथ होगा 1200 वर्ड। 1200 वर्ड यानी आप जो है 3 घंटे में 2400 शब्द पहले लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जो होगा वो होगा 3 ग्रुप, 2 के जगह पे, ए बी सी। यहाँ 3 निबंध, यहाँ 3 निबंध, यहाँ 3 निबंध, जो मन में आए एक एक आप तीनों में चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ 800 वर्ड्स में आंसर करना है। यहीं से खेला शुरू हो गया जीपीएससी और आईएएस के बीच का डिस्टेंस। एक 12वां पास लड़का भी समझ सकता है, ग्रेजुएट तो समझ ही सकता है कि 1200 शब्द में जिसको लिखने का प्रैक्टिस हो उसको दबाया जा सकता है 800 में।
लेकिन जिसके पास 800 ही शब्द हो, वो अगर खींचना ना चाहे ना 1200 शब्द में, तो या तो आप वर्ड रिपीट करने लगेंगे या आपके पास भाव ही नहीं आएगा कि हम क्या लिखें। तो ये तैयारी करके उसको दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास 800 शब्द ही रह गया लिखने को, तो आप 1200 में जाने में आपको यानी फिर से तैयारी करना पड़ेगा। अब आइए दूसरा पेपर क्या होगा। दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 1, 250 मार्क का। यहाँ आपको 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन है वो 150 शब्द में लिखना है हर एक क्वेश्चन। 11 से लेकर के 20 तक का जो क्वेश्चन है वो 250 शब्द में लिखना है। यानी आपको आंसर लिखने का 2 प्रैक्टिस करना है एक ही प्रश्न को, 150 या 250 में। यहाँ पर भी जनरल स्टडीज 1 ही होगा 150 मार्क का, लेकिन यहाँ फ्लैट क्वेश्चन 15 होंगे। सभी प्रश्न जो है वो 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। यहाँ सबका यूनिफॉर्म है। तो आप यहाँ 3000 शब्द लिख रहे हैं 3 घंटे में, यहाँ लिख रहे हैं 4000 शब्द। 250 गुना 10, अब 150 गुना 10। ये आपका पहला। अब अंतर है सब्जेक्ट का। जानते हैं, ये सब जिसको नहीं पता है तो वो कोचिंग के फीस को भी अध्ययन नहीं कर पाएगा। कि कोई कह दिया आपको कि हम 15,000 में पढ़ा देंगे, लेकिन आपको मान लीजिए पूरा नहीं आइडिया है और उसमें रिसिप्ट पे लिख दिया कि खाली पीटी पढ़ाएंगे, तब क्या करिएगा। आपको दोनों के मेंस में क्या फ़र्क है अगर आपको नहीं पता है तो आपको कह देगा कि जीपीएससी और यूपीएससी एक ही है, एक ही फीस में दोनों पढ़ा देंगे। पहले आप देखिए तो जीपीएस में यहाँ हिस्ट्री पढ़ना है। कौन सा हिस्ट्री, फिर देख लीजिए। अब हम इंडियन शब्द नहीं बोले, अब बोले इतिहास पढ़ना है। तो यहाँ पे भारत का इतिहास भी आएगा, अब विश्व का इतिहास भी पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ना है और यहाँ पर सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। क्या कहते हैं, हमारा समाज, महिलाओं के मुद्दों के बारे में पढ़ना है, दिव्यांगों के मुद्दों के बारे में पढ़ना है, एससी, एसटी, ओबीसी जिनकी जितनी समस्याएं हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और वो भी खुले दिमाग से पढ़ना है। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो पहले ही लाइन बताते हैं कि आप अगर एससी वर्ग से हैं तब भी अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हम वो प्रसंग कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। और अगर नहीं भी हैं तब भी आप खुश नहीं होइएगा कि ये देश का व्यवस्था बढ़िया है। आपको बार बार पूछेगा कि आप कुछ उदाहरण के साथ बताइए कि अभी भी देश में अस्पृश्यता का अंत नहीं हुआ है। उल्टा कहेगा सोचने के लिए। तो आप एक बार सोचिए, शारीरिक अस्पृश्यता हो सकता है, लोग कानून के डर से कि एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा नहीं कर रहा है, लेकिन मानसिक अस्पृश्यता अभी भी है। कैसे, जब आप किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदने जाते हैं तो काहे पूछते हैं बिल्डर से कि बगल में कौन लिया है। अब बिल्डर अगर कह दे मगन भाई तो केवा क्यों पूछते हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि बगल में कोई ब्राह्मण तो लिया है कि नहीं, अगर लिया है तो बढ़िया है। कहीं अगर एससी लिया है तो काम करो, उस फ्लैट का कमी बता के, मत कहना कि हम इस कारण से नहीं ले रहे हैं, कमी बता के ब्लॉक शिफ्ट कर जाओ ना, बी ब्लॉक में चले जाना। इसको कहते हैं मानसिक अस्पृश्यता। तो अभी जो है हमारे देश में वो फिजिकल हरासमेंट ख़त्म हो गया। अब बता रहे हैं, इसमें आपको उदाहरण देना है। 2 महीना पहले फेसबुक पर जिग्नेश मेवानी साहब का एक आया था। आप इतना देर में पता ही नहीं लगा पाए होंगे कि हम कहाँ हैं। भाजपा की भी बड़ाई किए, शिकायत किए, आम आदमी पार्टी की भी किए, कांग्रेस का भी देखिए बड़ाई शिकायत कर रहे हैं। मतलब हम प्रशासक हैं, जिसकी सरकार उसी की भाषा बोलेंगे। मतलब आपको ऐसा ही बनना है, तब आप वहाँ सफल हो पाइएगा। तो जिग्नेश मेवानी साहब का एक फ़ोटो आया था एक फेसबुक पे कि बोटाद में एक गांव है, वहाँ पर जब आप जाते हैं खाने के लिए, ये खाना नाश्ता, तो अगर वो एससी है तो उसको ये नहीं कहता है कि नहीं देंगे, घुमा कहता है कि पार्सल देंगे आपको। और जो नॉन एससी है उसको कहता है कि आप यहीं खा लीजिए बैठ के। क्या देखें आप कि वो मानसिक अस्पृश्यता है। वो बोल नहीं रहा है कि हम करेंगे आपके साथ। भाजी पाव का दुकान था, वो दिखाया था, तो उसको भाजी पाव पॉलीथीन में पैक करके दे देता था।
तो आप उसको बिहेवियर में नहीं कह पाएंगे कि अस्पृश्य व्यवहार है, लेकिन प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। वहाँ एक सोडा की दुकान पर गया उस गांव में, तो क्या देखा कि सोडा वाला वो तो गांव का है, तो मालूम है कि ये किस जाति से है। तो जैसे ही कोई 80 वर्ग का आके सोडा खरीदता है तो उसको प्लास्टिक के गिलास में देता था। दूसरे जाति का था तो उसको स्टील के गिलास में दे के पीने के बाद उसको फिर धो देता था। तो आपसे यहाँ पर इस तरह के सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ऐसा ही बिहेवियर महिलाओं के साथ, आपके अंदर अभी बेरोजगारी है तो जो आपके अंदर अभी उन्माद आएगा, आपको नहीं आएगा। जरा 29 साल के लड़का से पूछिए सरकारी नौकरी नहीं मिला है तो वो क्या फील करता है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जीपीएससी में भी पार्ट तो 3 है। आईएएस में हिस्ट्री के अंदर ही कल्चर छिपा हुआ है, ठीक ना, वो उसके अंदर है। जीपीएससी में हिस्ट्री पूछेगा गुजरात और भारत का, फिर कल्चर पूछेगा और ज्योग्राफी पूछेगा। अब जरा समझिएगा कि हम लोग के जैसा कोचिंग वाला कभी भी इसका और इसका फीस एक रख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में मालूम है कि ये एक टॉपिक तो हमको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। जो लड़का आईएएस बोलेगा, और जिसको मालूम ही नहीं है वो तो कहेगा कि आ जाओ घेटा बकरी एक क्या है, दोनों को एक ही चीज़ पढ़ाना है। तो वो आपको बताएगा कि सिलेबस देखो ऐसा है। अब देखिए अगला पेपर है GS2 250 मार्क का। अब यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। और जीपीएससी में भी अगला पेपर है GS2 150 मार्क का। फिर देखिए अब सिलेबस में क्या चेंज आएगा। तो जीपीएससी के अंदर फिर 3 टॉपिक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटी, उसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर वहीवट, उसके बाद है एथिक्स नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का एक ही मतलब होता है कि आपने लॉ ब्रेक नहीं किया कि जिससे आपको हम सज़ा दे सकें, आपने समाज के नियम को ब्रेक किया जिसका कि कोई सज़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि सोसाइटी फुल है हमारा जो कहता है शाकाहारी बनो, मांस मुर्गा खाना अच्छा नहीं है, आप चोराक दोस्त के साथ जाके खा लिए, कोई पकड़ लिया तो कहीं जेल मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जेल नहीं है। लेकिन सोसाइटी में आपका जीना हराम हो जाएगा अगर वो सोसाइटी शाकाहारी है। तो यही है एथिक्स, इसी को कहते हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स को पालन करना एथिक्स है। अब वही कोई शराब के साथ पकड़ा गया तब जेल चला जाएगा, क्योंकि उसने लॉ ब्रेक किया है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ आप सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे सवाल है आईएएस में, देखिए यहाँ क्या पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, वही जाहिर वहीवट पूछेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ पूछेगा इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर सोशल जस्टिस पूछेगा। देख लीजिए दोनों में फ़र्क आ गया। यहाँ सोशल इशू है, समाज के किसी भी वर्ग के साथ समस्या हो सकता है। यहाँ जस्टिस पूछ रहा है, यानी SC ST OBC से रिलेटेड ही प्रश्न यहाँ पर जो है आपको पूछेगा, उनकी समस्याओं पे बताइए। तो ये देखिए आईएएस का तैयारी करिएगा तो ये 2 फिर एक्स्ट्रा पढ़ना है जीपीएससी के तुलना में। अब आइए GS3। GS3 भी 250 मार्क का होगा और जीपीएससी में भी GS3 150 मार्क का होगा। जीपीएससी में यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी। जीपीएससी में ये है। आईएएस के पेपर 3 में क्या है, तो आईएएस के पेपर 3 में वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वही इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ पर्यावरण अलग से है और आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि बिहार और झारखंड और बंगाल में जो नक्सलवाद है, नक्सलाइट मूवमेंट, उसका क्या कारण है। 3 जगह परेशानी है, तीनों जगह 3 कारण है। नॉर्थ ईस्ट में भी नक्सलवाद है, लेकिन उसका कारण अलग है। बिहार से लेके आंध्र प्रदेश तक जो नक्सलवाद है उसका कारण अलग है। और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उससे जो हमारा देश डिस्टर्ब हो रहा है उसका कारण अलग है। इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। तो इस बारे में आपको पढ़ना है। देख लीजिए ये आपके जीपीएससी में नहीं आता है। और आईएएस में
5वां पेपर है जो जीएस का चौथा पेपर है। जीपीएससी खत्म हो गया 900 मार्क। जीपीएससी में नीति शास्त्र मात्र 50 मार्क का पूछेगा क्योंकि 150 मार्क का एक पेपर है। आईएएस में ये चौथा पेपर पूरा का पूरा नीति शास्त्र है जो कि 250 मार्क का पूछेगा। अब आप जरा अंदाज लगा लीजिए कि जिसको मालूम है दोनों के सिलेबस में डिफरेंस, तो वो हो सकता है कि फीस कम बताए या ज़्यादा बताए, लेकिन दोनों के फीस में वो अंतर ही बताएगा क्योंकि उसको मालूम है कि 1, 2, 3 यहाँ 3.5 और 4.5 कम से कम 5 टॉपिक जो है उसको जीएस में जीपीएससी के तुलना में ज़्यादा पढ़ाना है। तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ नीति शास्त्र में केस स्टडी नहीं पूछता है। यहाँ 250 मार्क में से 200 मार्क का खाली केस स्टडी पूछेगा। केस स्टडी क्या होता है बताते हैं। उसके लिए कोई कोचिंग नहीं करा सकता है, आपको खुद सोचना है। कहेगा कि आप एक ज़िले में कलेक्टर हैं, आपका जो है एक पीए है जो बहुत ही बढ़िया है, 1 रुपया घूस नहीं लेता है, हर एक फाइल जो है आपका व्यवस्थित रखता है। आप जब ऑफिस पहुंचते हैं तो पूरे दिन का कामकाज पहले से तैयार बने, पहले उसके अच्छे अच्छे बातों को बताएगा। उसके बाद कहेगा कि 1 महीने के बाद आपके ऑफिस में टेलीफोन का बिल आता है और वो बिल निकलता है 30,000। अब आप जब कॉल डिटेल्स निकालते हैं कि इसको कौन फ़ोन किया था, तो आपको पता चला कि जब आप घर जाते थे टिफ़िन के समय खाना खाने, तो वो पीए उसका 4 रिलेटिव अमेरिका में रहता था, वो उठा करके वही बड़ा बड़ा लंबा लंबा कॉल किया है। अब आप बताइए कि क्या स्टेप लेंगे। मतलब उसके अच्छे गुणों को पहले बता दिया है कि आप अगर उसको हटाइएगा तो एक अच्छा इफ़िशिएंट पीए खो दीजिएगा। अगला जो आएगा क्या मालूम कहीं भ्रष्टाचारी हो तो भी आपका नाम बदनाम होगा, और अगर आप उस पर ढक देते हैं तो यानी आपने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को साथ तो दिया ही, क्योंकि वो कॉल तो आप उसका आंसर कैसे लिखना है। तो आप जो है यहाँ पे केस स्टडी आएगा। आपको कहेगा कि आप एक हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर हैं, माने चीफ मेडिकल ऑफिसर बना के आपको भेजा। आपके दिमाग में आया कि ड्यूटी ज्वाइन करने के 1 दिन पहले जाते हैं सादा वेश में, जिससे कि हमको पता चल जाए कि वहाँ कौन क्या कर रहा है। जैसे ही आप वहाँ गए तो देखे कि ओपीडी में बैठा डॉक्टर अपना जो पर्ची है ना प्राइवेट क्लिनिक का, उस पर चिट्ठी लिख रहा है और लोग को कह रहा है कि शाम को वहाँ आ जाना। वहाँ से निकले, गए दवाई वाला के पास, कोई स्टॉक नहीं था। जब आप वहाँ से निकले तो जो वार्ड बॉय होता है वो आने जाने वाले महिलाओं पे कमेंट कर रहा था, बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था। अगले दिन जब आप ज्वाइन किए तो आप अपने डिप्टी को बुलाए और कहे कि इन सब का लिस्ट निकालो और इसको सस्पेंड करना है। तो डिप्टी आपको समझाता है कि सर आप तो बाहर से आए हैं, आप भुज के हैं और अभी डांग आए हैं। मैंने ऐसे समझाया कि आप उस इलाके के नहीं हैं। आपके पहले वाले सीएमओ साहब जो आए थे तो वो जितना वार्ड बॉय है उसके ऊपर जब कार्रवाई करने का किए तो उसका यूनियन बड़ा मजबूत था, हड़ताल पे चला गया, हॉस्पिटल में अव्यवस्था फैल गया। कहा कि उसके पहले वाले जो आए थे वो दवाई वाले के ऊपर कार्रवाई किया था, सुबह टहलने निकले तो वापसी घर नहीं आए, उसको ट्रक उड़ा दिया। मैंने आपको इतने सारे केस देगा, कहेगा अब बताइए कि आप क्या करिएगा। तो क्या देख रहे हैं वहाँ पर वो एक बेहतरीन ऑफिसर खोज रहा है उस प्रश्न के माध्यम से। यही अंतर है आईएएस और जीपीएससी में। अभी पूरा नहीं हुआ, ये हो गया। यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4 यानी 1000 मार्क का जीएस हुआ, 250 का ऐसे हुआ, यानी अभी और कुछ खेला है इसमें। तो अब खेला ये है कि यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा। वो आपके ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट हो सकता है, और आप चाहें तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना लेके कोई भी विषय, उसमें कोई बैरियर नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे विषय है उसमें। गुजराती लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, जो लेना चाहते हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे और उसके 2 पार्ट होंगे। पेपर 250 और 250 मार्क का, 500 नंबर का। मतलब कि अगर आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मत सोच लीजिए, लेकिन ये सोच कर चलिएगा कि हमें इसको भी बड़े अच्छे से निपटाना है, क्योंकि ये 500 मार्क का है।
जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं नहीं आएगा ये। तो अब ये विषय चुनने में पहला तो बेस्ट है कि ग्रेजुएशन में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं और अगर वो विषय रख लेते हैं तो आपको थोड़ा कूल महसूस करिएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पहला स्टेप है कि 10वां पास करने के बाद 11वां में गार्जियन को पहला स्टेप लेना चाहिए कि अगर बच्चा इधर जाना चाहता है तो कौन सा विषय दिलवाएं जो कि वो आगे सस्टेन करे। चलिए 10वां में मान लेते हैं, एक बार मोह रहता है लोग के मन में कि साइंस पढ़ लेगा तो कहीं इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन जब वो बीए में गया, मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं मिला, मेडिकल नहीं मिला, तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद अगर जरा देखिए कि इसमें काम क्या आ रहा है, एक बार सोच के देखिए। फिजिक्स काम आया कहीं, केमिस्ट्री काम आ रहा है, बॉटनी काम आ रहा है, इसमें काम आ रहा है बीए हिस्ट्री, बीए ज्योग्राफी, बीए सोशोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। खाली अब देखिए कि क्या काम आ रहा है, यानी आर्ट्स के विषय का वेटेज ज़्यादा है बनस्पत की साइंस का। तब 12वां के बाद जो है FY SY TY में माने उत्तर भारत का लड़का क्यों ज़्यादा पास करता है, ये दूसरा कारण बताए। वो बीए में वही विषय लेता है जो इसमें से कोई 3 उसको हेल्प कर दे, 3 साल तक वही पढ़ें, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देख रहे हैं कई सारे सब्जेक्ट हैं जो उसमें से करेगा। तो उस दिशा में जो है वो सोचता है। हम लोग अंत तक मोह नहीं छोड़ते हैं कि बॉटनी से एमए करके रहना है, जबकि उससे होना जाना कुछ नहीं है। 12वें में अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं एडमिशन हुआ तो उसके बाद साइंस का वैल्यू 0 है। उसका रीज़न समझा देते हैं। हम खुद जो है फिजिक्स MSc किए हैं, उसके बाद हिस्ट्री से किए हैं, हम दोनों जानते हैं। आप ज़रा एक बार सोच के देखिए कि गुजरात विश्वविद्यालय से MSc करने वाला आदमी को भाभा एटॉमिक रिसर्च वाला बुलाएगा क्या? वहाँ IIT के MSc वाला बुलाएगा कि आपको बुलाएगा? ये 5 गो क्वेश्चन जो है मयूर प्रकाशन कर लेने से बुला लेगा? तो आप अगर MSc कर रहे हैं साइंस से तो आपके पास 2 स्कोप है, या तो मास्टर साहब बनिएगा या तो प्रोफेसर साहब बनिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक साहब बन ही नहीं पाइएगा। वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आपसे भयानक लोग बैठा है, JNU में आपसे भयानक लोग बैठा है, कोई एक चला जाए वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पहले ये तो बताइए कि जहाँ आप पढ़ते हैं जाकर पता करिए कि MSc में कि क्या कोई विद्यार्थी का नेट निकला है, पहले तो वहीं ब्लॉक हो जाएगा वो। और आप आइए JNU में दिखाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में वहीं से पढ़ा हूँ कि क्या को आदमी का एक डिपार्टमेंट में नेट निकलता है, क्या गो का नहीं निकलता है, वो चर्चा होता है। अगर 100 लोग MA कर रहा है ना तो उसमें से 5 गो का नहीं निकलता है, 10 गो का नहीं निकलता है, ये डिफरेंस है दोनों जगह। तो आप अगर प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आप गुजराती में बनिएगा, भाभा एटॉमिक का सपना टूट गया क्योंकि आप जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये बताइए कि गुजरात विश्वविद्यालय में हिस्ट्री प्रोफेसर नहीं बनता है क्या? फिर तो अपॉर्चुनिटी बराबर है। आप अगर मास्टर बनने जाएंगे तो हिस्ट्री से भी मास्टर बनता है, पगार वही है जो विज्ञान से मास्टर बनता है। तो कुल मिलाकर के जो है अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं गए हैं तो मामला बराबर है, अगर आपका झुकाव इस तरफ है तो। अब यहाँ तक में अगर कोई आपके अंदर शंका शुबहा प्रश्न हो तो बताइएगा। पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है? अब कैसे पढ़ना है वो यहाँ तक सब बताता है। सारे विश्वविद्यालय में आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब में कि क्या है। अब पढ़ने का ढर्रा ये है कि 12वां पास लड़का 3 साल अगर इसको करना चाहता है तो आखिर वो 3 साल कैसे करेगा? क्योंकि उसको यही लगेगा कि यार ये तो बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा, एक और अंतर बताते हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं और मत सोचिएगा कि हमारी बेटी कल IAS हो जाएगी। हमको 2 बेटी है, एक 12वां में इस बार है, अभी एग्ज़ाम देगी 12वां का, एक जो है अभी 8वां में है। 10वां करने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ी है, जाहिर है नंबर ख़राब हो ही नहीं सकता है। तो मेरे पूरे घर में जो गुजरात के तरफ से थे मेरे रिलेटिव, सब कहे कि इसको साइंस दिला दो। हम उसको दिलाए हैं क्या? तो पॉलिटिकल साइंस दिखा दिए न कि क्या है, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एथिक्स में काम आता है।
और इकोनॉमिक्स। मतलब कि आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। आज से 2 साल पहले अगर हम गुजरात में गार्जियन को समझाते होंगे तो उनको लगता होगा कि शायद ये अपने बिजनेस के लिए कह रहा है। हम अपनी बेटी को भी वही दिलाए, उसको पहले बिठा के पूछे कि इधर नहीं जाना है तो तुमको हम साइंस दिलाते हैं कि तुम इंजीनियर और डॉक्टर बनो। अगर तुमको यहीं लौट के घूम फिर के फिर वहीं आना है तब मैथ पढ़ने के बाद हिस्ट्री दिमाग में नहीं घुसेगा, वो ऊपर ऊपर निकल जाओगे। तो क्या देख रहे हैं कि ये अभी अब वो 12वां का एग्ज़ाम देगी तो इस साल जो हम 3 साल का कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें तो वो भी पढ़ेगी। अरे हमारी बेटी दूसरे कोचिंग में तो नहीं जाएगी पढ़ने, तो वो यहीं पढ़ेगी। तो अब ये बताइए कि इस साल जो हम क्लास 3 चलाएंगे तो उसमें तो जो प्रॉमिस करेंगे वो पूरा ही करना होगा, क्योंकि अपना ही बच्चा को करना है। तो वो आज आपके सेमिनार में क्यों नहीं है? अहमदाबाद में ही है, उसको आके सुनना चाहिए, क्योंकि उसको ये सब मालूम है। कब? जब 8वां में पढ़ती थी। तो एक अवेयरनेस की बात बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, ये सोसाइटी की गलती है, ये काम स्कूल को करना चाहिए था। लेकिन स्कूल में हेडमास्टर साहब अपेक्षित से बाहर निकलेंगे तब ना बच्चा को कहेंगे कि आपको जो है IAS का तैयारी करना है। तो ये तो हमारी बेटी कोई एक्सेप्शन नहीं जानती है। आज वो बिहार चली जाए तब बगल वाला बोलेगा कि हमको भी इतने आता है। ये जो बेसिक फंडा है, अब हम किताब निकाल के पढ़ते हैं कि क्या पढ़ना है। तो सुनिएगा, सबसे पहले इस तैयारी में अगर आप NCERT, कुछ महान लोग आपको दिल्ली से बोलेगा नहीं पढ़ना चाहिए, उसका बात नहीं मानिएगा, NCERT पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले NCERT जो पढ़ना है 6ठा से लेकर के 12वां तक आर्ट्स पेपर का NCERT पढ़ना है। माने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब, इकोनॉमिक्स, ये 6ठा से 12वां तक। और साइंस का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ रहा है, वो 6 से लेके 10 तक पढ़ना है। एकमात्र बायो जो है वो 11th और 12th का पढ़ना है। ये है आपका NCERT। तो पहले यही पढ़ना है। उसके बाद जब आप इसके लिए तैयार हो गए तो ध्यान रखिएगा, ये जाएगा YouTube पर। ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि 3 साल का जो हमारा कोर्स होता है उसमें पहला साल हम यही पढ़ाते हैं। 12वां पास लड़के को, अभी आपके आने के पहले ये जून में बैच आता है हमारा, तो जो फैकल्टी लोग आए थे, बुलाए थे उनको 3 बजे, तो उनको यही समझाए हैं कि इसके अंदर NCERT घुसाना है, पेज मतलब कि PDF, और लड़का को लाइन टू लाइन आपको समझाना है कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि NCERT पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। वो कि आप जो है मध्यकालीन भारत अगर पढ़ रहे हैं, मिडिवल इंडिया, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश सुल्तान था, ठीक ना, या कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था। और आप पढ़ते हैं कि अकबर बादशाह था। 1 साल का तैयारी करने वाला लड़का यही कंसेप्ट नहीं बना पाएगा। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि राजा और बादशाह में अंतर हो सकता है, क्योंकि हिंदू था तो कह दिया अपने को राजा, और मुस्लिम था तो कह दिया बादशाह। ये दोनों मुसलमान हो करके एक ये टाइटल लेता है और एक ये लेता है, यानी कुछ फर्क है दोनों में। 12वां धोरण वाला जो मेरा पहला क्लास होता है, पहला साल, उसमें ऐसे पढ़ाते हैं। तो ये कैसे, क्या फ़र्क है, कैसे समझिएगा। तो उसके लिए आपको टीचर, अभी तो हम जल्दी में समझा देते हैं, आपको समझाएगा कि सबसे पहले पैगंबर का मतलब क्या होता है। पैगाम प्लस अंबर मिलकर कहलाता है पैगंबर। यानी अंबर यानी आकाश, जो जिस धर्म को माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकाश में भगवान बैठे हैं, अंबर में, और वहाँ से वो हर क्षण हमको बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो अंबर से जो मैसेज आ रहा है उसको, जो यहाँ मानव में सबसे पवित्र मानव होगा, हम लोग भी समझ लेना है अपने ऋषि मुनि जो भगवान से सीधे बात करते थे, तो वही उस मैसेज को रिसीव कर पाएगा और दूसरा नहीं कर पाएगा। तो हजरत मोहम्मद साहब घोषणा किए कि हम
इतना शुद्ध व्यक्ति हैं कि हम सीधा भगवान के मैसेज को रिसीव कर पाते हैं, इसीलिए उनको कहा गया पैगंबर। अब मोहम्मद साहब का धर्म जब काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा तो जब वो मदीना में होंगे तो मक्का में कोई उनसे आए उपदेश सुनने के लिए और वो होंगे एब्सेंट, वहाँ नहीं हैं, तो वो निराश होकर फॉलोवर चला जाएगा। तब पैगंबर साहब कहे कि मेरे इतना शुद्ध आदमी तो अभी इस अरब में कोई नहीं है जो भगवान से सीधे बात करे, लेकिन मेरा राइट हैंड तो है मेरा शिष्य जिसको हम रोज उपदेश देते हैं। तब मेरे एब्सेंट में मेरा जो शिष्य होगा वो हमारी बातों को आपको कहेगा, यानी क्लास का मॉनिटर। तो वो अरबी भाषा में कहलाता है कलीफ, और वही अपभ्रंश होके हो गया खलीफा। यही चैलेंज है विश्वास का दूसरे कोचिंग के साथ कि वो अगर पहला साल जो है 12वां के बच्चा को ऐसे पढ़ा के साल भर दिखा दे तो मान जाएंगे। वो लिख देगा सब कि हम 3 साल का कोर्स देते हैं, लेकिन वो इस मोड में जाके दिखा दे कि पूरे साल हम यही पढ़ाते हैं बच्चा को, तो मान जाएंगे। अब सुनिएगा, तो खलीफा कौन हुआ? भगवान के राइट हैंड का राइट हैंड। अब जरा सोचिएगा कि खलीफा धार्मिक आदमी है। पहला 3 खलीफा उमर, उस्मान और अबू बकर, मतलब पहला अबू बकर है, अबू बकर, उमर और उस्मान, वो केवल जो है धार्मिक काम करते थे, तो उनको राजनीतिक काम क्यों करना पड़ गया? तो हुआ क्या कि महमूद गजनी का पिता एक सेना में सूबेदार था, यानी कॉमन आदमी, और जो परंपरागत राजा चला रहा था उसकी हत्या कर दिया। अब बन गया राजा, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो पहुंचा खलीफा के पास, कहा कि शरण दे दीजिए। आप एक बार अगर कह दीजिएगा ना कि मेरा आशीर्वाद इसके हाथ पे है, तो पब्लिक मान लेगा, क्योंकि आप तो खलीफा हैं। पब्लिक को, खलीफा को लगा अरे ये तो राजनीति करने का मौका मिल गया। तो कहा क्या कि अब जो भी शासन करेगा वो मेरा प्रतिनिधि होगा, यानी राज्याभिषेक जो करोगे पहले मेरे पास आना, और आप तो मेरे सिर पे हाथ रख देंगे कि यस यही मेरा प्रतिनिधि है, यानी इनडायरेक्ट खलीफा शासन करने लगा। उसी को कहते हैं सुल्तान। एक ही झटके में आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत का सब राजा काहे धर्मांध था, क्यों मंदिरें गिरा देता था? क्योंकि वो एक धर्मांध व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव था, उसके पास अपनी सत्ता नहीं थी। अगर वो हमको हरा सकता था क्योंकि हम फूटे हुए थे, हम जयचंद भी थे, लेकिन अगर वो खलीफा की बात नहीं मानता तो खलीफा कहता हट जाओ, अब हम किसी और को बना देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अंतिम खलीफा अल कादिर बिल्लाह जो था उसको हलाकू खान करके एक मंगोल नेता मार दिया, और कहा कि अब जो कोई खलीफा बना तो पहले हम उसकी हत्या करेंगे फिर हम शासन करेंगे। नतीजा क्या हुआ? खलीफा ही ख़त्म। तो अब बाबर क्या उपाधि ले, जब खलीफा ही नहीं, बाबर के पहले की घटना है। तो उसने कहा कि मैं हूँ बादशाह। जो इंडिया में अपभ्रंश होके हो गया बादशाह, और टर्की में उसी को कहते हैं पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो देखिए, बादशाह इसका मतलब होता है पैर, शाह का मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी गॉड। तब भगवान के ये पैर हैं बादशाह, यानी ये खलीफा को चुनौती दे रहे हैं कि तुम तो भगवान के राइट हैंड का राइट हैंड हो, हम तो डायरेक्ट पैर हैं। यानी ये अगर देखा जाए ना तो इनडायरेक्टली इनको भी चुनौती दे रहा है कि आप हाथ हैं तो हम भी पैर हैं, एक अंग हैं। इसलिए जो है अकबर जो डिसीजन लेना चाहे लेगा, उसको यहाँ डर ही नहीं लग रहा है। अब जरा ये पढ़ाने के बाद अगर आपको दूसरे साल कहें कि आओ बाबू अब पढ़ाते हैं अकबर का कामकाज, तो आप कितना जल्दी समझिएगा ये सोचिए। तो हमारा जो 3 साल का कोर्स है वो नाम कोई कोचिंग चुरा सकता है कि हम भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये कंसेप्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये हम 2012 में हम सोचे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। आप 10 साल से इस चीज़ को चला रहे हैं। देखिए, भूगोल की ही बात करते हैं। एक छोटा सा घटना अगर आपको कह दे
कुछ आपको अंतर लगा लाइन खींचने में? बिल्कुल लगा होगा। आप जो है भूगोल पढ़ के इधर से लाइन खींचते हैं अक्षांश का, हम इधर से खींच रहे हैं, तो या तो आप गलत हैं या हम गलत हैं, दो में से कोई एक आदमी गलत है। हम हो ही नहीं सकते, मेरा ही रोजी रोटी है। अगर हम गलत हो गए तो मेरा तो कोचिंग बंद हो जाएगा। कोई भी आदमी अगर आपको अक्षांश इधर से खींचते हुए नहीं देखा, उल्टा देखा, और वो भूगोल का जानकार है, तो यही समझेगा कि इसको ABCD नहीं मालूम है भूगोल का, ये आगे क्या पढ़ेगा। पृथ्वी अस्थिर थोड़े है कि आप जिधर से चाहिएगा लाइन खींच दीजिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, वो यही समझेगा कि इसको पहले यही नहीं मालूम है। तब पश्चिम से पूरब घूमते हुए चीज़ पर आप कैसे लाइन खींचेंगे, तो खुद ही घूम रहा है। तो इसीलिए ये लाइन पूरब से पश्चिम खिंचाएगा, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब घूम रहा है। तो पहला तो यही पे अंतर आ गया। तो आपको पहला साल ये सिखाएंगे, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आता है कर्क अने मकर वृत्त के बीच एंगल का डिफरेंस कितना है, कोण का अंतर कितना है, प्रश्न ये आता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि आपके दिमाग में सबसे पहले उठना चाहिए कि इसको 23.5 क्यों कहते हैं। मकर और कर्क तो समझ में आ गया कि नाम रख दिया है, इसको 40 डिग्री क्यों नहीं कहते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर हो गया, यही विनायक में भूगोल में पढ़ाएंगे आपको, मेरे 3 साल वाले में, तो आपको वो एंगल पता चल जाएगा। इसके लिए अभी जल्दी में बता देते हैं, क्लास में तो पूरा आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। देखिए इसको 90 डिग्री क्यों कहते हैं, तो ये देखिए ये विषुवत रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण गिरेगा 80 70, इसका मतलब ये हुआ कि ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए ये है 23.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको विनायक क्लास में, उस बैच का नाम हम विनायक बैच रखे हैं 3 साल वाले का, अगर ये 23.5 डिग्री मालूम है तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 47 डिग्री, तुरंत बता दीजिएगा। क्योंकि आपको ये मालूम चल गया कि ये 23.5 क्यों रखा गया। इसका 0 इसीलिए रखा गया कि अब 23.5 से नीचे आइएगा तो क्या होगा, 0 ही तो होगा। उसी रेखा पर आपने दोबारा लाइन खींच दिया। तो अब अगर ये जिसको मालूम चल गया, उसको किसी भी के बारे में पूछ ले कि अंटार्कटिक और इसके बीच में कितना एंगल है, तो बड़ा वाला 66.5 है, छोटा वाला 23.5 है, तो ये बीच वाला क्या होगा, इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो विनायक बैच में पूरे 1 साल तक जो विश्वास में मानसिक रूप से मजबूत लड़का नहीं होता है, वो बीचे में भाग जाता है कोचिंग छोड़ के। पहले समझा देते हैं क्यों। उसको नीचे उतरते समय, बाकी क्लास को तो मालूम नहीं है, उसको कहेगा अरे तुम्हारा ये नहीं हुआ है, हमारे यहाँ तो ख़त्म हो गया। ख़त्म हुआ मतलब कि लड़का ख़त्म हो गया ना, क्योंकि तुम उसको कंसेप्ट नहीं दिया। और हम 1 साल तक आपको यही कहेंगे 12वां के बच्चे को कि मतलब डांट करके कि खबरदार क्वेश्चन नहीं देखना यूपीएससी में क्या पूछता है, वो देखने का काम सेकंड ईयर में करना है। पहला ईयर में पहले कंसेप्ट जानिए कि कहते किसको है। अब जरा आगे देखिए, एक और चीज़ दिखाते हैं कितना बेहतरीन है। इस पर कितना लाइन खींच सकते हैं, 90, 1 2 3 4 90। इस पर कितना अक्षांश खींच सकते हैं, 90। प्रैक्टिकल देखिए, टोटल कितने अक्षांश खींच सकते हैं, 181, क्योंकि 90 इधर 90 इधर है, ये भी तो एक है, इसका नाम ना 0 है, तो टोटल 181 अक्षांश खींचे जा सकते हैं। पहले इस तरह का कंसेप्चुअल चीज़ आपको ज्योग्राफी में सिखाएंगे पहला साल जीएस में। उसके बाद जब आप अगले साल आइएगा तो अब कहेंगे कि अब आ जाओ सिलेबस क्या कहता है पढ़ते हैं। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया, फुगाबो क्या है, ठीक ना, फॉरेन रिजर्व किसको कहते हैं, हमने हर विषय का आपको बता रहे हैं कि पहले आपको बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप सेकेंड ईयर में आइए। सेकेंड ईयर में आने के बाद अब पढ़ाई शुरू होती है ऑथेंटिक बुक की। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इतिहास अगर हम जीएस के लिए पढ़ेंगे तो पहले प्राचीन भारत आएगा। अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लिए पहला ही साल। और अब इसी को ज़रा सोचिएगा कि जैसे जैसे आप तैयारी को सिकोड़िएगा,
कि 1 साल में करना है। अब जरा बता दीजिए कि 1 साल में करना है तो एनसीईआरटी कब पढ़िएगा? मिनिमम 2 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। कि चलिए भाई एक काम करते हैं कि 1 साल में एनसीईआरटी और थोड़ा ये, उसके अगला साल में फिर थोड़ा ये। अब हम लोग 1 साल अगला पूरा पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। वो जो 8 टॉपिक है ना, वो पूरा 1 साल पढ़ावेंगे सेकेंड ईयर में आपको। प्राचीन भारत में अगर आपका हिंदी मीडियम है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी में आ रहा है ये भी मालूम है, तो केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़नी है। अगर आपको अंग्रेजी मीडियम है तो रोमिला थापर की किताब पढ़नी है। क्या देख रहे हैं कि कोचिंग वाला हो करके हम अपना एक नाम नहीं बता रहे हैं, जबकि इतना मोटा किताब लिख के गुजराती में बैठे हैं। ये सब जो है ना, दोस्त को दे करके उसको तैयारी पाटे से उतरवाना है। ये सब काम तब आता है जब आप एकदम कंसेप्ट में मजबूत रहिए कि ये क्या कह रहा है। मध्यकालीन भारत में अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़िए, और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो सतीश चंद्रा की किताब पढ़िए। लेकिन ये काम कब करना है? जब पीटी का तैयारी करना है, वो एनसीईआरटी से बाहर निकल गए उसके बाद। और आधुनिक भारत का कहाँ किताब पढ़ना है तो बीएल ग्रोवर की किताब पढ़िए या बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए। दोनों पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 1857 से लिखा है, इसलिए 1707 से 1857 के बीच के लिए इसको पढ़ना है। ये किताब, ये लेखक दोनों ही मीडियम में लिखा है, इसलिए हम बगल में चौथा नाम नहीं लिखे। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम, इसमें ये दोनों किताब आपको हिंदी में भी मिलेगा और उसी लेखक का अंग्रेजी में मिलेगा। इसके अलावा कोई किताब गाइड कहता है तो आप ना तो मेरा बात मानिए ना जो टॉपर कह रहा है। आप एक काम करिए, वो जो किताब कहता है, खास करके स्पेक्ट्रम, तो आप ना ग्रोवर का किताब स्पेक्ट्रम दोनों दुकान पे मांगिए। कोई एक चैप्टर दोनों का रख करके मिला लीजिए। उसके बाद अगर हम गलत हैं तो नहीं पढ़ना है बीएल ग्रोवर, तब स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अगर नहीं मिला तो जो आपको सलाह दिया उसको एक बार ज़रूर यूट्यूब पे जाके चढ़ाइए कि क्या बताए हो भाई, तब ना पता चले कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये जो है, ये किताब क्यों कहे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। स्पेक्ट्रम लिखने वाला आदमी आईएएस में पीटी फेल है, ना मेंस फेल है, ना इंटरव्यू फेल है, उसका वो विषय नहीं है। वो खाली क्या किया, इसी किताब में से मेन लाइन निकाल के चटपटा बना दिया, जिससे कि आपको देखने में बढ़िया लगने लगे। बिपिन चंद्रा की किताब का पहला चैप्टर जो 1857 का विद्रोह है, कितनी अच्छी किताब है वो बता रहे हैं। आप ना सुरेंद्र नगर घर जा रहे हैं ना बस से, तो बैठ के पढ़िए। मैं कहीं भी जहाँ आपका घर हो, आप अगर राजकोट जा रहे हैं तो किताब खोलिए, किताब बंद करिएगा, पता चलेगा राजकोट आ गया। आपको एक पैराग्राफ हम बताते हैं क्या लिखा है उसमें। ऐसे लिखा होगा, 11 मई 1857, दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी निकला ही था। जिंदगी की हलचल अभी शुरू ही हुई थी कि इतने में मेरठ से एक सिपाहियों का दस्ता दिल्ली में राजघाट दरवाजे से प्रवेश किया। आगे आगे सिपाहियों की भीड़ और पीछे पीछे दिल्ली की जनता। ये वही सिपाही थे जिन्होंने एक दिन पहले मेरठ में विद्रोह करके यहाँ पहुँचे थे। राजघाट दरवाज़ा पार करते ही उन सिपाहियों को सामने दिखाई दिया चुंगी दफ्तर, ऑक्ट्रा नाका। सिपाहियों ने उसमें आग लगा दी। सिपाही लाल किले के अंदर प्रवेश करते हैं और मुग़ल बादशाह को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करते हैं। पैराग्राफ ख़त्म। अब दूसरा पैराग्राफ। इतना इंटरेस्टिंग किताब, राजकोट घर पहुंच जाइएगा लेकिन किताब नहीं छोड़ने का मन करेगा, इतना अच्छा कहानी नुमा लिखा है। तो ये किताब हमारा रिकमेंडेशन है मार्केट से बाहर, और हम हमेशा कहेंगे कि आप जो है मिला लिया करिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। अब आइए, अगर नहीं, अब जीएस में भूगोल, इतिहास के बाद दूसरा टॉपिक, तो ऑथेंटिक किताब कौन सा है? तो सबसे पहले एक तो भौतिक भूगोल की किताब पढ़नी होगी आपको, तो सविंदर सिंह की किताब पढ़नी है। ये दोनों ही मीडियम में आता है, सविंदर सिंह की किताब। और दूसरा भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, वो
चतुर्भुज मामोरिया की किताब है। सविंदर सिंह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे हैं, और अंग्रेजी वाले जो हैं यहाँ खुल्लर साहब की किताब खरीदिएगा। मामोरिया अंग्रेजी में नहीं लिखा है। तो ये जो है आपका ऑथेंटिक किताब हुआ भूगोल का। भूगोल में एक आपके पास एटलस होना चाहिए, क्योंकि भूगोल बिना मैप का नहीं चलता है। तो या तो आप ऑक्सफोर्ड कंपनी का लीजिए, या तो आप टीटी के प्रकाशन का नाम है, इसमें से लीजिए। अब आ जाइए, अगर आप राज व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले बेयर एक्ट खरीदिए। बेयर एक्ट का मतलब हुआ ओरिजिनल संविधान। ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की आती है। ओरिजिनल संविधान का मतलब कि वैसा जिसमें कि डायरेक्ट लिखा हो आर्टिकल 1 अब उसके बाद वो लाइन लिखा हो कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, कोई गाइड निकाल ले रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ प्रश्न नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए, संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह का वकालत है। एक अच्छा वकील वही बनेगा जो उस लाइन को रीड कर सकता है। जैसे आर्टिकल 1 जब पढ़िएगा, यही विनायक बैच में पहले आपको क्लियर करेंगे। वहाँ लिखा है भारत अर्थात इंडिया, उसके बाद कॉमा लगाया है। कानून में कॉमा का बहुत बड़ा मतलब होता है, राज्यों का संघ होगा। ये लिखा है आर्टिकल 1 में। तो ये आप अगर तोते के तरह रट लिए हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप एनालाइज करिए कि इसको भारत अर्थात हिंदुस्तान काहे नहीं लिखा, ये तो कायदा न है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश का संविधान के हिसाब से 2 नाम है, एक भारत और एक इंडिया। इसलिए अगर कोई कहता है भारत माता की जय तो 2 बार ज़्यादा चिल्लाएंगे उसके सामने, भारत माता की जय। और कोई कहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहाँ से आ गए जी, संविधान में नहीं लिखा है। समझ गए, तुम अपने मन से मेरे दिमाग में ग्राफ्ट कर रहे हो। नहीं तो यहाँ पहले संशोधन करके लिखो भारत अर्थात हिंदुस्तान राज्यों का संघ होगा। कोई कल कहे आर्यावर्त जिंदाबाद, कहाँ लिखा है संविधान में आर्यावर्त मेरे देश का नाम हो जाएगा। तो संविधान को पढ़ना सीखिए कि क्या कह रहा है। भारत अर्थात इंडिया, ये हुआ पहला पार्ट, ये हमारे देश का नाम बतलाता है। राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, इस सब का एक यूनियन होगा। यानी भारत के अंदर राज्य होंगे, चाहे वो 28 हों, चाहे वो 32 कल हो जाएं या सिकुड़ के 22 हो जाए, लेकिन ये राज्यों का संघ होगा। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आर्टिकल आपको ऐसे पढ़ाएंगे। इसके लिए बेयर एक्ट लेना है, और दूसरा डी बसु की किताब है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। तो ये एक आपको हमको लिमिटेशन समझ में आ रहा था, बस 5 मिनट और ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली इसीलिए हम सेमिनार ज़्यादातर 9 बजे दिन में रखते हैं कि 3 घंटा भी चले तो कोई बात नहीं है। तो अब सुनिए, तो चलिए बाकी बुक लिस्ट बाद में बता देंगे, लेकिन ऐसा ही आपको क्या कहते हैं, सब विषय का ऑथेंटिक। जैसे आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, आपको देखिएगा ज़्यादातर टीचर इस किताब का विरोध करेगा, मिश्रा एवं पुरी। कौन विरोध करता है? यूट्यूब का टीचर, क्योंकि वो इसी से पढ़ाता है। आप अगर जान जाएंगे तो उसका पोल पट्टी पकड़ लेंगे, अच्छा तुम इसी से लाइन बोल रहे हो, तो पहले वो इस किताब को बाहर करेगा मार्केट से सब बोल के, अब उसके बाद जो है आप इसमें इन करेंगे। अब सुनिए, इकोनॉमी के बाद बचा साइंस। साइंस में एनसीईआरटी छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको हमेशा इसी के पीछे रहना है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पेशल प्रोविज़न बताते हैं। सबसे पहले जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ये हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों में आता है। ये है योजना मैगजीन, ठीक ना। योजना का मतलब हुआ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैगजीन है। पहले इसका आप सबसे पहले बहुत सस्ता है, 22 रुपया का है। तो ये जो है, ये देखिए, प्रकाशन विभाग भारत सरकार की ये जो है मैगजीन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से ये छपता है। अब इसमें आप ज़रा एक बार देखिए खाली कि लिखने वाले कौन होते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक कोई
फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, कोई लिखा है, लेखक का नाम है इंजेटी श्रीनिवास। यहाँ लिखा होगा वो व्यक्ति कौन है। तो ये व्यक्ति द ऑथर इज चेयरपर्सन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, मतलब भारत सरकार का ये कोई अथॉरिटी है, उसका ये हेड है जो इसको लिखा है। देखिए इसका जब दूसरा लेख आएगा तब भारत लाल, अब मान लीजिए ये लिखे हैं, तब भारत लाल जो हैं वो सेक्रेटरी हैं लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल कहाँ है जरा सोच के देखिएगा, उसमें ये सचिव के पद है, यानी ये कोई आईएएस अधिकारी है, उससे ये लेख लिखवाया है। तो इसमें सारे जो हैं उसी लेवल के ऑफिसर होते हैं जो इसको लिखते हैं। तो एक इसको पढ़ने का हैबिट डालना है। सरकार के जितने भी पॉलिसीज होंगे, योजना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर, अच्छा या खराब, वो इसके बारे में लिखा होता है। दूसरा है ये कुरुक्षेत्र, ये दूसरी मैगजीन, ये भी भारत सरकार का ही मैगजीन है। ये योजना हो गया सबका, कुरुक्षेत्र हो गया गांव के विकास से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो यहाँ होता है। ये भी प्रकाशन विभाग से छपता है। और देखिए इसका भी लेखक, जैसे ये डॉक्टर नीलम पटेल लिखे हैं रूरल वीमेन के बारे में, तो यहाँ पर बाद में उनका पूरा रेफरेंस में होगा कि वो हैं कौन। ऑथर आर सीनियर एडवाइजर नीति आयोग, नीति आयोग में सीनियर एडवाइजर गवर्नमेंट के पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी, अब वो हमको ये लेख लिख के बता रहा है। तो ये दो मैगजीन आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, योजना और कुरुक्षेत्र। उसके बाद कोई भी आप एक प्राइवेट मैगजीन पढ़िए तो चलेगा। हमको पढ़ने में अच्छा लगता है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, अपना अपना चॉइस है, हो सकता है आपको कोई दूसरा भी लगे, लेकिन ये दो मस्ट पढ़ना है। ये गवर्नमेंट की मैगजीन है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। तो आज आपको जितना बता सकते थे जनरल बात ये बताए। अब 5 दिन तक आपके लिए हम ये फ्री रखे हैं, जो भी लड़का आना चाहता है शाम को। अब कल इसमें से एक विषय निकालेंगे। आज क्या किए कि 7 विषय पढ़ना है, तो अब कल क्या होगा कि इतिहास। तो ऐसे ही 2 घंटे हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास पर कैसे पढ़ना है। परसों निकालेंगे भूगोल, तो भूगोल पर कैसे चर्चा करना है। उसके बाद निकालेंगे साइंस टेक। तो इस तरीक़ा से अभी 5-6 दिन आपको ये पूरा बताएंगे। और मंडे से जो है ये बैच शुरू होगा। ये बैच है 1 ईयर कोर्स, अभी बता देते हैं, क्योंकि 3 ईयर कोर्स में हमको कोई हड़बड़ी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें हमको कोई बीट ही नहीं कर सकता है। हम जून में पढ़ाएंगे तब भी लड़का आएगा, मई में पढ़ाएंगे तब भी मेरे ही पास आएगा, दिसंबर में भी पढ़ाएंगे तो मेरे ही पास आएगा। जो सबसे पीछे गार्जियन बैठे हैं वो 2 साल से आते हैं सुनने, पूछिए उनसे क्यों। 12वां वाला हमको कोई बीट ही नहीं कर सकता है। उनको भी अगर वो दूसरे भी क्लास में जाकर बैठेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये वाला कोर्स नहीं पढ़ा सकता है कोई। तो अभी शुरू कर रहे हैं ये धोरण 12 पछी जो 3 साल वाला कोर्स है वो हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जून से शुरू करेंगे। उसका कारण है सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ है, वो सारा निर्भर उसी पे करता है कि गुजरात बोर्ड भी हो जाए, सीबीएसई बोर्ड भी हो जाए तब ना, नहीं तो हमको साले में 2 बैच करना पड़ जाएगा। और ये बैच 3 साल वाला हर महीने नहीं आता है दूसरे क्लास के जैसा, बस साल में एक बार आता है। 40 लड़का मिले न 20 मिले न 10 मिले न 70 मिले, वो फिर अब अगले ही साल बैच आएगा। तो संपर्क में रहिएगा। जो धोरण 12 वाले लड़के हैं जून महीना के फर्स्ट वीक से जो है ये शुरू होगा। धोरण 12 वाले जो लड़के हैं उनका 35,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से फीस है, उसमें क्लास टेस्ट मटेरियल सब आ जाता है। ये 3 इंस्टॉलमेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। और जो 1 साल में करना चाहते हैं उनके लिए आईएएस का फीस है पीटी और मेंस का, इसीलिए पहले डिटेल्स पीटी और मेंस बताए। 70,000 खाली पीटी करना है तो 30,000। 70,000 वाले को बेनिफिट ये है कि वो एक बार फी अगर भरा तो वो लाइफ टाइम क्लास कर सकता है फ्री। माने आपने 1 साल किया, मान लीजिए आपसे नहीं हुआ तो आप दूसरे साल देना चाहते हैं और मेरे क्लास में आएंगे तो दोबारा कोई फ़ी नहीं भरना है। तीसरे साल आना चाहते हैं तो कोई फ़ी नहीं भरना है। और अगर आप आईएएस का करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शनल शामिल नहीं है। कारण ये कह दिए एग्रीकल्चर, वो कह दिए गुजराती, पीछे वाला कह दिया भूगोल, तो हम कहाँ से टीचर लाएंगे एक।
तो कोई भी कोचिंग ऑप्शनल के बारे में आपको पहले नहीं बताएगा। वो कहेगा कि ये जीएस, एसए और इंग्लिश गुजराती का फीस है। उसके बाद हमारे यहाँ जो ऑप्शनल चलता है वो 3 है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और गुजराती लिटरेचर। बाद में अगर आप कहेंगे कि हमको उसमें शामिल होना है तो फिर उसमें आपको उसका फीस बता देंगे। वो 3 ही विषय है, बाकी अवेलेबल विषय हमारे पास नहीं है। तो ये आपको फीस भी बता दिए, सब में इंस्टॉलमेंट है, और जो भी 90 और 70 हज़ार वाला फ़ी है वो लाइफ टाइम है। अब 35,000 3 साल का जो फीस है वो भी 3-3 साल, वो भी लाइफ टाइम ही है कि एक बार जब ये पूरा हो गया तो उसके बाद आप अगला बार ऐसे भी बैठेंगे तो आपको दोबारा कोई फीस नहीं भरना। उसका कारण है कि इसका सक्सेस रेशियो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा है। वो दोबारा बैठने आएगा ही नहीं, हमको मालूम है, वो पास कर जाएगा उसके पहले। आप जो ये फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं ये रिजल्ट में, ये आपको भी दिखाते हैं, देखिए। जैसे ये जो आप ये अक्षर व्यास देख रहे हैं फ़ोटो में, 56वां रैंक लाया है, 2017 में जीपीएससी आया था। इस लड़के का उम्र जिस दिन फॉर्म भरा था मात्र 21 साल हो रहा था, और ये 21 साल के उम्र में ये इसका 21वां सरकारी नौकरी है जो पास किया था। 21 टोटल 22 सरकारी नौकरी ये अपने लाइफ में पास किया। तो ये वाला ऑफ़र में दोबारा आप थोड़े आएगा पढ़ने, क्योंकि ये लड़का देखिए उसके बगल में है चिंतन डोबरिया, ये थोड़ा हमारा पुराना है। हाँ, ये वाला देखिएगा, ये जो आपको तलाटी कम मंत्री का पेपर दिए हैं, पीछे देखिए। एक लड़का कितनी बार पास करता है वो दिखाते हैं, देखिए। 2017 में ये चिंतन डोबरिया जो है, अक्षर व्यास के बगल में फ़ोटो है, ये मामलतदार बना। इसका कहानी बताते हैं। जब ये ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग में गया ही नहीं, कहा कि हमको नहीं बनना है, हम आईएएस बनेंगे। उसी के अगला साल देखिए 18-19 में उसका नाम है आईएफएस में। उसके बाद ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्लियर कर गया। उसके बाद देखिए इसका नाम सबसे ऊपर यहाँ फ़ोटो में रखे हैं। उसके बाद ये आईआरएस हो गया। तो 3 परीक्षा, तीनों क्लास 1 का परीक्षा ये 3 साल के कोर्स के कारण पास किया है। ये देखिए आप क्या कहते हैं, एक ही लड़का कितनी बार पास करता है। यहाँ देखिए सेजल चौधरी 1 बार जीपीएससी, ये दूसरी बार जीपीएससी। आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये देखिए, तलाटी में भी उन्नति पटेल, आप पीआई में भी उन्नति पटेल। मतलब कि कोई फ्लूक में रिजल्ट नहीं है कि कहीं से जोड़ जाड़ के रिजल्ट आपको बता दें। देखिए आप यहाँ पर 2019 में भी मयंक ताला, उसका रैंक था 60, और 2021 में भी मयंक ताला, उसका रैंक है 11 जीपीएससी में। तो मतलब एक लड़का विश्वास से मोर देन 1 से ज़्यादा बार जो है क्लास 1-2 परीक्षा पास करता है। लेकिन वो सारा खेल या तो 1 साल या मिनिमम जो 2 साल वाला में आता है उसके साथ होता है। 2 साल में करिएगा तो 45,000 पर हेड होगा, पर ईयर करके होगा। तो क्योंकि 2 साल में 1 साल पूरा आपको प्रीलिम्स का सिलेबस जो है ना वो पूरा 1 साल पढ़ा देंगे। और इस साल से एक नया चेंज किए हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास जो है ऑफलाइन के साथ फ्री मिलेगा, अब तक नहीं मिलता था। इसलिए ऑनलाइन फ्री मिलेगा कि मान लीजिए कि आप नहीं आ पाए किसी दिन, कॉलेज में हैं, तो पहले वो लड़का सफ़र कर जाता था, क्लास ही नहीं मिलता था। अब हमेशा ये कैमरा लगा रहता है। वो इसीलिए लगा रहता है कि ये क्लास रिकॉर्डेड होगा, मेरे ऐप में होगा, वो आपको फ्री दे देंगे। तो आप अगर किसी दिन 1 आध दिन नहीं आए तो आप ऑनलाइन से भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो पूरा आपका ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन के साथ फ्री होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके बाद। हाँ कुछ समय क्या होगा? हाँ वो मैं बता देता हूँ। हाँ बंद कर।